वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोग। सो वी आर अगेन बैक ऑन ड्यू परीक्षा विद अवर सेकेंड यूनिट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पर पूरा हो गया है, पूरा ही एक वीडियो में हो गया है आपका रिकॉर्ड। इंपॉर्टेंट चीज आपको मिलेंगी एंड में, तो उसको जरूर देखिएगा। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, लॉन्ग टर्म गोल के लिए जरूर अच्छे से काम करिए। और अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए कोई भी आपका दोस्त किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का हो, कुछ भी आपको करना चाहते हो तो जरूर आइए, गाइडेंस लीजिए, कुछ पैसे कमाइए और बहुत कुछ सीख के जाइए मेरी गाइडेंस के अंदर। बताओ एक्सपीरियंस तो इतना तो मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा बहुत आप लोगों को, बिकॉज यू गाइस आर जूनियर्स देन मी, तो डेफिनेटली मैं कुछ ना कुछ आपको अपने इनपुट से जरूर कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस से आपको कुछ ना कुछ काम ही आएगा। मैंने भी लोगों से लिया है एक्सपीरियंस उनका, तो अब मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ इन वीडियोस के साथ भी, बाकी और भी कर सकता हूँ। अगर कोई ऑब्वियसली प्रॉपर टीम में आएगा तो डेफिनेटली उसको ज्यादा इंपैक्टफुल रहेगा, ही कनेक्टिविटी बनी रहेगी। तो ये मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। अब मतलब इसी लेक्चर को स्टार्ट करते हैं फिर। फर्स्ट टॉपिक वी हैव इज ब्रीफ डिस्कशन ऑफ थर्मोडायनामिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी। देन उसके बाद जो वेरी नेक्स्ट टॉपिक है वो भी आपको बता दूं, क्योंकि फैक्टर रिस्पेक्टिंग बात करेंगे। देन ट्रेंड्स इन स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। तो ये जो भी हम तीनों टॉपिक्स हैं इनको लगभग हम साथ ही कवर करके चल रहे हैं। कुछ भी आगे पीछे हो सकता है, बट इन यहाँ पर अभी तक जो थोड़ी देर तक जो बातचीत चलने वाली है, अनटिल अनलेस आपको नेक्स्ट फोर्थ हेडिंग ना दिखे, वो इन्हीं टॉपिक्स के अबाउट घूमेगी। ठीक है, तो आइए समझते हैं सबसे पहले थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी से होता क्या है। तो बहुत बार 500-600 करोड़ बार मैं इस बात को बोल चुका। थर्मोडायनामिक्स मीन्स कि आपका कोई चीज बनेगी या नहीं बनेगी। काइनेटिक्स मीन्स कितनी जल्दी बनेगी, वही यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। कोई चीज बन रही है तो वो क्यों बनेगी, क्योंकि वो स्टेबल होगी, क्योंकि उसको आप रख सकते हो। और काइनेटिकली मतलब क्या वो जल्दी बनेगी, क्या वो देर में बनेगी। अगर एक चीज 50 मेरे बन रही है 5 घंटे में और एक चीज बन रही है 1 घंटे में, तो कौन सी ज्यादा काइनेटिकली स्टेबल है। आप बोलोगे सर जो 1 घंटे में बन रही है, लॉजिकल चीज है। सो दैट्स हाउ वी हैव टू डू। तो यहीं पर भी सेम चीज है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ कोई भी एक कॉम्प्लेक्स, मान लीजिए एम, यहाँ पर L6 ले लेता हूँ, कोई लिगेंड है ऐसी। इस यहाँ पर जो है वो Fe2+ ले लेता हूँ, इसकी मैं रिएक्शन करा देता हूँ किसी और एनी अदर लिगेंड से। तो मैं किसी ए लिगेंड से इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ। मान लेते हैं कुछ मेरे पास कुछ इस तरीके का कोई पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स बना होगा। देन अल्टीमेटली यहाँ पर जो है वो ये मेरे 6 लिगेंड बाहर आ गए होंगे, जो भी होंगे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी होगी वो हमें अभी बात नहीं करनी। तो हुआ क्या यहाँ पर, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, इस रिएक्शन का एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फॉर्मेशन कांस्टेंट होगा, जिसको मैं के एफ बोलता हूँ। यही के एफ काफी दारोमदार रखता है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स बना वो स्टेबल है या नहीं। अगर मैं इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला लगाऊं तो आप सभी को पता है वहां पर जो है वो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट में करूंगा। सो यू गाइस नो कि यहाँ पर जो है वो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा तो के एफ ज्यादा, और अगर के एफ ज्यादा तो मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है। प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है मतलब क्या होगा, वो स्टेबल होगा। दैट्स ऑल वी नो। तो यहाँ पर अब डेल्टा जी नॉट का आप सभी को एक फॉर्मूला पता होता है, दैट इज -RT ln K, एफ या के सी। तो यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि डेल्टा जी नॉट या डेल्टा जी हमारे पास जो है वो हाईली नेगेटिव कब होगा, जब हमारा एल एन के जितना ज्यादा वैल्यू रखेगा। एल एन के की वैल्यू ज्यादा कब होगी, हमारे एल एन के की वैल्यू ज्यादा कब होगी, हमारे एल एन के की वैल्यू ज्यादा तभी होगी जब हमारा के एफ ज्यादा होगा। सिंपल चीज है। तो ये चीज ज्यादा, तो ये हाईली नेगेटिव, तो ज्यादा हमारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, थर्मोडायनामिकली मजा आ जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है यहाँ? और बच्चा बच्चा बता देगा डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के। तो हमारे यहाँ पर जो ये डेल्टा जी है ना, ये हमारा डिपेंड करेगा एक एंथैल्पी पर और दूसरा एंट्रोपी पर। कहीं ना कहीं टेम्परेचर तो हमारे हाथ में ही है, तो जो हमारा पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स है उसके लिए एंथैल्पी क्या है उसकी बनने की, उसके बनने के आसपास एंट्रोपी में क्या तब्दीलियां आ रही हैं वो हमारा रहेगा। और अगर मैं बात करूं एंट्रोपी रिलेटेड से जहां पर हमारे पास आएगा, तो यहाँ पे हम चिलेशन की मेजरली बात करेंगे और मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट की। वेराज अगर मैं यहाँ पर बात करूं एंथैल्पी से रिलेटेड की, तो यहाँ पर हम कहीं ना कहीं आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करेंगे। देन यहाँ पे स्टेबलाइजेशन एनर्जी दैट इज CFSE का खेल आएगा। देन इरविंग विलियम्स आपकी सीरीज आएगी, उससे रिलेटेड होगा। देन JDD आएगा। तो ये सारे लोग, इरविंग विलियम्स साहब, ये सारे लोग आएंगे यहाँ पर जिनको हम देखेंगे और हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो जो हमने पहले यूनिट में पढ़ा है बहुत ज्यादा वो यहाँ पर यूज होगा। तो अगर बात करें मेटल और लिगेंड के बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में, तो बच्चा बच्चा बता देगा जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उतना आपका जो है वो ज्यादा वो चीज स्टेबल होगी। तो यहाँ पर हेडिंग पर मत जाइएगा जैसे मैंने बताया था। तो यहाँ पर और TS इसकी बात करूँ CFSE की, तो ये भी जितनी ज्यादा हमारी स्प्लिटिंग एनर्जी उतना ही हमारे पास कहीं ना कहीं, सॉरी स्टेबलाइजेशन एनर्जी उतना ही हमारे पास जो है वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा, थर्मोडायनामिकल स्टेबिलिटी ज्यादा। JDD में आप सभी को पता ही है, जहां पर JDD होता है, JDD के हिसाब से हमने 2-3 कॉम्प्लेक्स पढ़े थे। कभी JDD जो स्टेबिलिटी बढ़ा देता है तो कभी घटा भी देता है। घटाने वाले केस भी पढ़ रखे हैं हमने, जहां पर आपको याद होगा रिंग में स्ट्रेन बन जाता था। याद करिएगा पीछे पन्ने पलट के, अगर आप उसी नोटबुक में कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। और अगर आप नहीं बना रहे नोट्स, तो बेटा आप क्या कर रहे हो, अभी तक इतने बड़े हो गए नोट्स नहीं बना रहे। नोट्स के बगैर मजा नहीं आता। वरना फिर जाओ, चलो टेलीग्राम पर डाल रखें, जाके स्लाइड देख लिएगा। तो याद रहनी चाहिए, अगर नहीं याद तो आपको, तो मैं आपको ये 2-3 चीजें बता दी। तो ये आपका रहेगा हिसाब किताब, ठीक है।
तो इन सभी को डिटेल में थोड़ा बहुत देख लेंगे डिस्कस, जहां पर करना होगा। इरविंग विलियम्स आपकी सीरीज आप सभी को पता है, वो हमने बात करी रखी है, तो कर रखी है ना वैसे मैंने, या नहीं कर रखी, करी होगी यार, मतलब इतना कैसे भूल सकता हूँ मैं। तो इरविंग विलियम्स आपकी सीरीज है, उसकी हमने हाँ कर रखा था, याद आ गया था कि बिल्कुल याद आ गया। तो वो हमने डिस्कशन कर रखा है। तो ये था हमारे पास बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक में। अब अगर मैं काइनेटिक स्टेबिलिटी की बात करूं, तो इसको मैं काइनेटिक स्टेबिलिटी को लिखता हूँ। तो काइंड ऑफ आप ऐसा समझ लीजिए, जो हमारे फास्ट रिएक्ट करेंगे, मतलब वो रिएक्टिव होंगे, उनको हम बोलते हैं दे आर लेबाइल इन नेचर। कैसे पता लगेगा कौन लेबाइल, वो हम आगे थ्योरीज की मदद से पढ़ने वाले हैं अपनी वीबीटी और उन्हीं की मदद से। तो सीएफटी और वीबीटी मस्ट है, अगर आपको नहीं आती तो आप मत ही देखिए तो बढ़िया है। स्लो रिएक्ट करने वालों को हम बोल देंगे सिंपल सा इनर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर लेबाइल हो गया हमारा, इनर्ट हो गया। कैसे होगा वो हमें पता लगा नहीं, अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जैसा कि आपको पता है बेसिक या ब्रीफ डिस्कशन यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अब हमने देख लिए। अब हम चलते हैं आगे अपने, और फर्दर इनमें थोड़ी सी और इनोवेशन लाते हैं और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी की, तो वहां पर हमने कुछ ना कुछ बात करी आपके कांस्टेंट की, जिसका नाम होता है के एफ। या के एफ से पहले क्या मैं करूं, नहीं के एफ के बाद ही करूँ, ठीक है। चलो बेसिक से यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप सभी को पता है जितना ज्यादा आपका के एफ होगा, जिसको हम फॉर्मेशन कांस्टेंट बोलते हैं, उतनी ज्यादा आपकी स्टेबिलिटी होगी। तो फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ कोई कॉम्प्लेक्स ले लेता हूँ, किसका लूँ बताओ, जिसका आप बोलोगे। आप बताइए किसका लिया जाए। मैं ऐसे ही ले लेता हूँ आपका कॉपर 2+ का ले लेता हूँ, ऐसे दिल कर रहा था। ये साइनाइड से रिएक्ट करेगा, तो ये बना लेगा क्या, ये कॉम्प्लेक्स CuCN यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा हुआ क्या, यहाँ पर मैं एक कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ, तो बच्चा बच्चा बता देगा Cu का जो कॉम्प्लेक्स बनता है विद साइनाइड, वो ये बनता है। आपने पढ़ रखा है, देख भी रखा है, और बहुत अच्छे से जानते भी, सभी लोग इस बात से एग्री करेंगे, सर बिल्कुल करेंगे। तो यहाँ पर मैं यही सेम चीज करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हुआ वो क्या होगा, एक CN आ गया, और यहाँ पर आपका नेट चार्ज पर प्लस होगा। तो अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये अचानक थोड़ी बन जाएगा, पहले एक CN आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, एंड देन अल्टीमेटली चौथा आएगा। दैट्स हाउ थिंग्स विल हैपन। देन क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये यहाँ पर इंसान आएगा, ये इंसान इससे रिएक्ट करेगा, देन फर्दर हमारे पास बना देगा, देन CuCN2 हो जाएगा। देन यहाँ पर आके आप सभी को पता है CuCN3 हो जाएगा, यू गाइस नो वेरी वेल, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। देन यहाँ पर आके आपका फाइनली आपका ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है, ये सभी को पता है। अच्छा इस रिएक्शन का जो फॉर्मेशन, इस चीज का जो फॉर्मेशन कांस्टेंट होगा, उसको मैं K1 बोल रहा हूँ, इसको मैं K2 बोल रहा हूँ, इसको मैं K3 बोल रहा हूँ, इसको मैं K4 बोल रहा हूँ। बड़ी सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो यहाँ होता क्या है, ये आपके स्टेप वाइज कांस्टेंट कहलाते हैं। पहले स्टेप का कांस्टेंट ये आपका जैसे लिखा है ना ट्रेंड, क्या है, आप ट्रेंड का मतलब क्या है, हमें मुझे बताना है कि वैल्यू किसकी ज्यादा किसकी कम। तो मैं आप सभी को बता दूं, देखिए यहाँ पर ये K1 है, ये K2 है, ये K3 है, K4 है, इनके बीच में हमें रिलेशन देखना होगा, क्या ज्यादा कम का कैसे होगा, वैल्यूज मुझे नहीं पता। तो होता क्या है यार, इनिशियली आप फर्स्ट स्टेप में देखिए, पहले स्टेप में यहाँ पर कॉपर अकेला पड़ा था, कह रहा था कोई लिगेंड आ जाओ, प्लीज मुझे अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दो, कोई मुझे कुछ स्टेबिलिटी कर दो, मेरा चार्ज कम कर दो, ऐसा बोल रहा था। तो एक साइनाइड उठ के आके मैं आता हूँ। अब जैसे ही एक साइनाइड पहले से आ चुका है, अब तनाव की सिचुएशन बन जाएगी। क्या तनाव सर, क्या कहना चाहते हैं आप, कुछ भी बोलते रहते हैं। हाँ तो बेटा बात यह है, अब हिसाब किताब हमारा ये पॉसिबल है कि क्योंकि पहले से ही एक साइनाइड आ चुका है, तो वो दूसरे साइनाइड को एक तो थोड़ा रिपेल करेगा, और दूसरी बात कि कॉपर जितना पहले उतावला था, जितना परेशान था, अब उसकी परेशानी थोड़ी कम हो चुकी है। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो जल्दी होगा या सेकंड स्टेप, सर ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेप जल्दी होगा, क्योंकि कॉपर भी गरीब है, और वहां पर कोई उसको रोकने वाला भी नहीं है साइनाइड को। नीचे वेयर कॉपर गरीब भी नहीं है इतना, साथ साथ साइनाइड को एक रोकने वाला साइनाइड है, जो पहले से कहीं ना कहीं अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके आया हुआ है, तो रिपल्जन इज गोइंग टू बी देयर। सो दैट्स वाई हमारे पास K1 की वैल्यू ज्यादा होगी K2 से। ये बात आपको समझ में आएगी। इन द सिमिलर मैनर मैं बोल सकता हूँ K2 इससे ज्यादा होगा, K3 इससे ज्यादा, एंड सो ऑन। ये हमारा आपका हो जाएगा ओवरऑल रिलेशन या ट्रेंड हो जाएगा, क्या हमारा रहता है। मेजरली बता रहा हूँ मैं, हमेशा नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिएगा, और हमेशा नहीं होता, उसी को आपसे पूछा पूछना चाहेंगे लोग। अच्छा नेट अगर मैं बात करूं, आप सारी रिएक्शंस को ऐड कर दीजिए, आपको ये वाली रिएक्शन पक्का मिल जाएगी। आपको अगर आपने अगर बेसिक भी केमिकल इक्विलिब्रियम का पढ़ा है ना, मैंने शायद हो सकता है मैंने बताया हो जब मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को, और बताया था मैंने कि वो बेसिक्स पे काफी जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये इसको मैं केएफ बोल देता हूँ, ये आपका नेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया। इन चारों रिएक्शन को जब आप ऐड करेंगे तो आपके सामने ये रिएक्शन बन जाएगी। और अगर मुझे इसका केएफ लिखना है, सो दैट विल बी K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4 आएगा। आप चाहें तो फॉर्मूले लगा के देख सकते हैं। अगर आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर देखा है तो आप उसको में जो है आपको इस कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आने वाली कि ये हुआ क्या है, वो आप लोग समझ ही जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा आपकी नेट के एफ की वैल्यू। तो आपका के एफ क्या हो जाता है आपका, दिस इज गोइंग टू बी और ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। और K1 K2 K3 K4 ये आपके सारे कहलाते हैं स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अब एक्सेप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आई थिंक 2 सालों में दोनों बार आई है अलग अलग एग्जाम्पल के तौर पर, ये वाली
कि आपको कोई रिएक्शन दे देंगे, आपने ये ट्रेंड पढ़ा है, उसमें कोई भी एक केएफ कोई सा भी बीच में हो सकता है वो बीच में भी दे दें। अभी जनरली जो है वो ये ट्रेंड वाला है कि आपका लास्ट स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाती है जबकि वो कम होनी चाहिए थी। अब ऐसा क्यों होता है, हमारे दो रीजंस या दो एग्जांपल्स हमें देखने हैं, एक है एंट्रोपी रिलेटेड, एक है सीएफएससी रिलेटेड। तो सबसे पहले एंट्रोपी रिलेटेड वाला देख लेते हैं एग्जाम्पल, और ध्यान रखिएगा उससे रिलेटेड कुछ और भी पूछा जा सकता है, शायद मेरे हिसाब से इस बार ज्यादा प्रोबेबिलिटी है अगर इस टॉपिक से सवाल पूछेंगे तो वो एंट्रोपी रिलेटेड जाएंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरे वाले पेपर में वो आप उन्होंने सीएफए से रिलेटेड पूछा था। तो आइए अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या किया जा सकता है। तो ये आपका है CdH2O6, एक कॉम्प्लेक्स है, कोई और सा भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, आपको बेसिक में एट द एंड बता दूंगा। पहली ये रिएक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, सर आपको पता होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है वो एक लिगेंड ये सब्स्टिट्यूट होगा, एक लिगेंड यहाँ ये आ जाएगा इस तरीके से, और पानी को हम बाहर निकालेंगे। ठीक है सर, सब कुछ बात है। अब ये वाला कॉम्प्लेक्स आएगा, इससे एक और Br नेगेटिव रिएक्ट करेगा, एट द एंड क्या बना लेगा बेटा, सर जी ये H2O4 हो जाएंगे। यहाँ पर ये Br जो है यहाँ पर अब नेट चार्ज 2 होगा, प्लस यहाँ से पानी निकल चुका होगा। फिर यहाँ पर सेम अगेन ये इंसान आएगा Br नेगेटिव, और आप सभी को पता है ये इस बार क्या होगा, इस बार सर आपके जो 5 से थे अब ये 3 हो जाएंगे, और ये एज इट इज रहेगा, बाहर एक नेट नेगेटिव चार्ज आएगा। फिर ये कॉम्प्लेक्स आएगा, अगेन ये रिएक्ट करेगा Br नेगेटिव से, और फिर Br नेगेटिव से रिएक्ट करने के बाद यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स बना लेगा इस बार, जिसका नाम है ये वाला, क्योंकि अब यहाँ पर ये आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाने की काबिलियत रखता था। तो हुआ ये आपके साथ, आपको ये मैं रिएक्शन बता रहा हूँ, ऐसी होती है, आपको याद कर रखने की ऐसा नीड नहीं है। हुआ ये कि पहले मेरा किससे शुरू करा मैंने, ऑक्टाहेड्रल से, पहुंचा किस पर में, हो सकता है स्क्वायर प्लेनर हो या टेट्राहेड्रल हो, आप निकाल लेंगे, मुझे आप पर भरोसा है क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा है। वैसे शायद ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर में से जो होगा, बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ से द मोमेंट आपके किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हुआ, दिमाग खुल जाना चाहिए एकदम कि कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ इन द सेंस कुछ एक्सेप्शन हो सकती है। सो हो क्या रहा है ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये एंट्रोपी रिलेटेड है, एंड एंट्रोपी को आप सभी को याद होगा डेल्टा एनजी से हमने कुछ कुछ पढ़ा है कि नंबर ऑफ गैसियस मोल, बचपन में जब हम पढ़ा है तो हमने इसी चीज से पढ़ा है। बेसिकली एंट्रोपी टोटली डिपेंड्स ऑन दी नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि रैंडमनेस को बताती है। तो जितना ज्यादा रैंडम जब जितने ज्यादा लोग रैंडम होते हैं, मतलब जितने लोग ज्यादा होंगे, आप मुझे बताओ, उतनी ज्यादा रैंडम बात होती है ना उल्टी सीधी। जब लोग कम होते हैं तो आपको याद होगा कोई एक आध दोस्त होता है जिसके साथ आप बहुत बहुत करियर ओरिएंटेड बात कर सकते हैं। वहीं एक और दोस्त को मैं ऐड कर लूँ तो आपकी बातें ऐसी हो जाती हैं कि आप करियर को भूल ही जाते हैं। जनरली मतलब ऐसा होता है, ट्रेंड मैंने देखा है कि जब एक इंसान के साथ होते हैं तो हम बिल्कुल फोकस होकर बात करते हैं। वो डिपेंड भी करता है उस पर्टिकुलर आदमी पर, वो कैसा है, बट हो जाता है ऐसा। बट अगर मैं तीसरा इंसान उसी इंसान के साथ ऐड कर लूँ जो बहुत करियर ओरिएंटेड बातें चल रही हैं, जिसके साथ आपकी जो बातें हैं वो इतनी रैंडम हो जाएंगी, वो आप भी को भी पता है और मुझे भी पता है, क्योंकि हमने भी करी यार, स्टूडेंट ही थे। तो ये आपका एक पॉइंट है। तो वैसे ही यहाँ पर जितने नंबर ऑफ एटम, जितने नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे उतनी ज्यादा आपकी एंट्रोपी बढ़ती है। जरा इस पर्टिकुलर रिएक्टेंट में देखना, एक और एक दो, एक और एक दो, क्या मेरा कुछ डेल्टा एन में चेंज आया? नो सर, आपके जो है वो बराबर है, मानते हो उस बात को? यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है। यहाँ पर देखना, एक और एक दो, एक और एक दो, ठीक है सर, एक और एक दो, एक और एक दो, ठीक है सर, सर एक और एक दो, सर एक और तीन चार, सर चौथी रिएक्शन में चार प्रोडक्ट साइड है, दो रिएक्टेंट साइड है, मतलब आपके दो नंबर ऑफ आयंस या दो नंबर ऑफ एटम्स अब बढ़ चुके हैं। क्या ये बात आपको समझ में आई? बस मुझे इतना बता दिए सर, ये तो बहुत अच्छे से इस वक्त समझ में आ गई कि यहाँ हमारे जो है वो एक वो बढ़ चुका है। तो अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो मतलब बहुत बढ़िया बेटा, आपने बहुत ही ज्यादा बेहतरीन चीज आप समझ चुके हैं यहाँ पर, कि आपके दो एटम्स बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से क्या होगा इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हम बात करेंगे यहाँ पर एंट्रोपी ओवरऑल, यहाँ पर जो K4 आएगा ये हमारी इस पर्टिकुलर रिएक्शन की एंट्रोपी बढ़ गई। द मोमेंट हमारी एंट्रोपी बढ़ी, द मोमेंट हमारी एंट्रोपी बढ़ी तो एक बहुत फायदेमंद चीज हो जाएगी कि हमारा जो है वो डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। तो अल्टीमेटली के की वैल्यू आएगी और हमारा क्या आएगा। तो क्वेश्चन जो पूछा गया था उसी तरीके से पूछा गया था कि आपका इस पर्टिकुलर रिएक्शन का स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो है वो फोर्थ वाला ज्यादा है एज कम्पेयर टू थर्ड, जबकि नहीं होना चाहिए था, या फिर रिवर्स इज द केस इन द फर्स्ट सेकंड और थर्ड वाले। तो ये चीज याद रखिएगा। अब दूसरा एग्जांपल मैं देखता हूँ जो हमारा सीएफएसई ओरिएंटेड है, उसको मैं देखना चाहूँ। तो जैसे यहाँ पर पहला हमारा कॉम्प्लेक्स ये है, और आई थिंक यही एग्जैक्ट कॉम्प्लेक्स उन्होंने पूछा था। तो ध्यान रखिएगा, ये जरूरी नहीं है कि पीछे वाला ही कॉम्प्लेक्स है, बट आपको मैंने बेसिक बता दिया कि आपका जहां पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर में बदलाव आए, आपको दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि साहब कुछ ना कुछ गड़बड़ के प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ये आपका पहला आ गया बाइफाइरिडिल। ठीक है, देन आपका यही रिएक्ट करेगा, यही आएगा दोबारा, और आपके सामने इस वक्त ये दो लोग आ जाएंगे। फिर यहाँ पर ये तीसरा आ गया, तो यहाँ पर ऐसे ये रिएक्शन है। ठीक है,
और यहाँ पर हमेशा, क्योंकि ये सारे न्यूट्रल ही है, तो ये 2+ रहेगा, 2+ रहेगा, और ये भी 2+ रहेगा, K1 K2 K3 होगा, ठीक है। फर्स्ट पर्टिकुलर एग्जाम्पल को अगर मैं बात करूं तो आयरन 2+ मतलब D6 मानते हो। D6 को मैं कैसे बनूं, क्योंकि सर ये T2G और EG का खेल हम समझ चुके हैं, तो ये आपका वीक फील्ड लिगेंड है, तो 1 2 3 4 5 6, जरा CFSE निकालो, तो CFSE का फॉर्मूला बच्चा बच्चा बता देगा कि इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टाइम्स आपका जो भी वो था, दैट इज योर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 4। और यहाँ पे आपको जो है वो 6 उससे मल्टीप्लाई करना होता है 0.6 से, इंटू 2, तो यहाँ आपका आपका 1.2 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका मेरे हिसाब से आ रहा है 1.6 माइनस का, तो आपकी नेट ओवरऑल CFSE 0.4 डेल नॉट आ रही है फॉर दिस पर्टिकुलर चीज। इसकी मैं बात करूँ, दिस गाय इज ऑल्सो D6, बट हियर द प्रॉब्लम इज यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये भी हमारा D6 है, यहाँ पर हमारी पेयरिंग आपको मिलेगी, तो सारे के सारे लोग आपको नीचे ही मिलेंगे। अब जरा यहाँ पे CFSE निकालिए, द वैल्यू दैट यू विल गेट इज माइनस का 2.4 टेल नॉट, क्योंकि 6 है और आप उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, आपके 0.4 से, तो यहाँ पर आपके सामने ये आएगा। तो यहाँ पर CFSE की वजह से ऐसा हुआ कि आपका जो K1 है वो बड़ा था K2 से, बट छोटा रहा K3 से, दैट्स हाउ वी हैव टू डू। तो ये यहाँ पर ट्रेंड में जो अचानक बदलाव आया उसके बारे में हमने बात करी। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है जो लास्ट के दोनों साल में आए हुए हैं। तीसरे साल में अगर आएगा तो हो सकता है डायरेक्टली एग्जाम्पल ना दे, कुछ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बात कर लें, कुछ एग्जाम्पल को चेंज कर लें, कुछ भी दीज गाइस कैन डू, क्योंकि 2 साल पूछा गया है। अब हम बात करें क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी पर निर्भर रहते हैं। तो सबसे पहला मैं आपको बता दूं, नेचर ऑफ मेटल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये कहीं ना कहीं हमने जो है ना सिमिलर बातें हमने पिछले उसमें कर रखी हैं, दैट इज योर पिछले वाले यूनिट में। तो जैसे सबसे पहले आपके ऑक्सीडेशन स्टेट काफी ज्यादा निर्भर करती है। अगर मुझे बताइए कोई मेटल है जिसकी +1 +2 या लो ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो हमने कौन से माने थे कि कौन से लिगेंड्स उनके लिए बढ़िया रहेंगे। सर अगर ऐसा हिसाब किताब था कि हमारे जो है वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास लो ऑक्सीडेशन स्टेट थी, तो हम कह रहे थे सर ऐसे लिगेंड दो जो ज्यादा नहीं, जो कम इलेक्ट्रॉन दे, या फिर जो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्या मैं उनको पाई एक्सेप्टर नहीं बोल रहा था? बिल्कुल सर, आपने सही बोला, वो आपके पाई एक्सेप्टर थे, जैसे कि आपके CO हो गया, NO हो गया, साइनाइड नेगेटिव हो गया, बेसिकली आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाले आ जाएं तो मजा आ जाएगा। वेराज अगर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाए +3 या +4 या ज्यादा, तो हम कहते थे कि यार ऐसे लोग दे दो जो आपके अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर हो, जिनको हमने पाई डोनर इलेक्ट्रॉन भी बोला था, जैसे कि हमारे हेलोजन, जिनके पास लोन पेयर भी होता है, एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद भी, एक लोन पेयर देने के बाद। तो ये हमने यहाँ पर बात करी थी, ठीक है। इसके साथ साथ वर्ड वी डिस्कस्ड अबाउट दैट साइज ऑफ द मेटल एज वेल, कि साइज ऑफ मेटल पर भी काफी कुछ डिपेंड करता है, जिसके लिए हमने देखा था कि अपनी इरविंग विलियम्स साहब की सीरीज, तो वो हमने देखी थी। अब इंपॉर्टेंट पार्ट इज आवर नेचर ऑफ लिगेंड, कि लिगेंड के नेचर पर कितना कुछ डिपेंड करता है। तो सबसे पहले अगर बात करें, वो हमने डिस्कस कर ही रखा है, सबसे पहला आएगा आपका लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ या लिगेंड स्ट्रेंथ, जिसके लिए हमने CFSE, पूरी CFSE नहीं, वो क्या थी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने पढ़ी थी, आप सभी को याद होगा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने पढ़ी रखी है। तो वो आती है सबसे पहले लिगेंड स्ट्रेंथ। फिर जो सेकंड फैक्टर आता है वो आता है हमारा चिलेशन का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज चिलेशन। तो चिलेशन की अगर यहाँ पर बात करें, तो चिलेशन या चिलेटिंग लिगेंड में होता क्या है आपका, फिर वहां पे स्ट्रेंथ, लिगेंड स्ट्रेंथ इतनी मैटर नहीं करती। अब यहाँ होता क्या है कि अगर कोई लिगेंड है वो आपका रिंग फॉर्मेशन कर रहा है, अगर कोई लिगेंड आपका रिंग फॉर्मेशन कर रहा है, दैट मीन्स आपकी कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी होगी। तो यहाँ पर होगा क्या, एक तो हमें देखनी है जिसमें जिस भी एग्जाम्पल में ज्यादा रिंग्स हो वो ज्यादा स्टेबल, या आपको रिंग साइज पर काफी कुछ निर्भर करता है। जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा बेयर स्ट्रेन थ्योरी, मुझसे सेमेस्टर 1 में पढ़ी होगी, तो उसमें बोला था कि हमारी 3 4 5 ट्रेंड क्या रहता है हमारे पास, कि हमारी जो है वो 3 सबसे कम, फिर 4, फिर ज्यादा, फिर आती है 5, बट फिर 6 तक भी सेम रहता है। बट यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये ट्रेंड रहता है, दैट इज उल्टा बोल रहा हूँ, सॉरी, नहीं गलत, सही है ये, हाँ, यहाँ पे ये ट्रेंड रहता है आपको, ठीक है। तो इस पर फोकस रखिएगा, तो रिंग साइज आ गया। देन नेक्स्ट पार्ट इज हमारे पास डोनर एबिलिटी ऑफ लिगेंड, के लिगेंड कितना अच्छा डोनेट कर सकता है, दैट इज ऑल्सो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डोनर एबिलिटी भी हमारी काफी कुछ यहाँ पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। यहाँ पर बात करें, अगर मैं चिलेशन का थोड़ा सा रीजन बताना चाहूँ, तो मतलब ठीक है वील डिस्कस, बट पहले मैं थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल दे दूँ आपके सामने, जिसमें आपको थोड़ा सा बेटर फील हो। जैसे
5 और 6 वाले रिंग का अगर मैं एग्जांपल दूं तो कुछ लोग सोच सकते हैं कि हो क्या रहा है, 5 वाली क्यों ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू 6 वाली। तो जल्दी से इस एग्जांपल की मदद से एक बार क्विकली समझ सकते हैं, बाकी नहीं आया तो मतलब याद कर लिया, और क्या बोल सकता हूँ। ये मान लिया यहाँ पर, इसको मैं बीच में एक CH2 ले लेता हूँ, चलो ये सी आ गया, यहाँ पर ये ओ ये ओ नेगेटिव, यहाँ पर ये आपका है। अब होगा क्या, यहाँ पे ये आपने कॉम्प्लेक्स बना लिया 5 का, 5 मेंबर्ड की रिंग, यहाँ पे बन गई आपकी 6 मेंबर्ड की रिंग। द मोमेंट मैंने बोला कि यहाँ पर 5 वाली ज्यादा स्टेबल है 6 से, उसका रीजन यहाँ पर आपके सामने लाया हूँ कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये क्या मेटल के क्लोज होगा रिलेटिवली एज कम्पेयर टू ये वाला ऑक्सीजन, या ये वाला भी मान लीजिए आप। अगर बड़ी रिंग है तो थोड़ा सा जो है कॉन्ट्रैक्शन होगा, दूर दूर होंगे मेटल मेटल से हमारे जो लिगेंड है। तो वही यहाँ पे सिंपल उसका रीजन है कि क्योंकि हमारे यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स वाले जो डोनर्स हैं वो आपके दूर हैं, किसके 6 मेंबर में, तो वो देर में डोनेट करते हैं, दैट्स वाई हमारी स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये आता है। देन अगर बात करूं यहाँ पर डोनर एबिलिटी ऑफ लिगेंड, वो हमने डिस्कस कर रखा है। देन यहाँ पर एक जैसे एग्जांपल, हाँ डोनर एबिलिटी ऑफ एट, अब ये वाला एग्जांपल को मैं कंपेयर करता हूँ इस वाले के साथ, ये आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं ये आपका एक ग्लाइसिनेट होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसका नाम CH2 आएगा शायद ये। और यहाँ पर ये आ गया मेरा NH2 भी हो सकता है और NH नेगेटिव भी मैं ले सकता हूँ। यहाँ पर आप देखिए ये डोनर कर रहा है, यहाँ पर भी 5 मेंबर रिंग, ऊपर वाले में बताओ मुझे A या B में से कौन ज्यादा स्टेबल। तो जो लोग समझदार होंगे वो बोल देंगे सर बी ज्यादा स्टेबल है। उसका रीजन में पूछने का वो बोलेंगे सर यहाँ पे ऑक्सीजन ठीक है, मैच ड्रॉ गया। सर सुपर ओवर में आया बात, सुपर ओवर में क्या बात है कि यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन है, बट यहाँ पर सर नाइट्रोजन है, एंड नाइट्रोजन इज अ बेटर डोनर एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। रीजन हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें सोचना है कि क्या क्या और फर्दर किया जा सकता है। देन इरविंग विलियम्स साहब की सीरीज, आई होप आप सभी को याद होगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर ये कॉम्प्लेक्स में आपसे पूछ लिया जाए कि स्टेबिलिटी बताओ, तो कॉपर 2+ से आपको इरविंग विलियम्स आपकी सीरीज याद आ जानी चाहिए कि यहाँ पर सर कॉपर 2+ इज वेरी वेरी स्टेबल ड्यू टू इरविंग विलियम्स आप। वेयर एज अगर मैं यहीं पर थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दूं, तो आप प्लीज इरविंग विलियम्स आपको थोड़ी देर के लिए भूल जाइएगा। सर क्यों भूल जाए, आप कैसी बात कर रहे हैं, कहीं पर कुछ कहीं पर कुछ। तो यहाँ पर ऐसा करना ही पड़ता है बिकॉज द रीजन बिहाइंड दिस कि यहाँ आपको जो है वो इरविंग विलियम्स आपको भूल के एक और बड़े फैक्टर की बात याद करनी है, जिसका नाम मैंने बताया था JTD, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। जहां पर ये जो रिंग है आपकी वो डिस्टॉर्टेड बन जाती है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमारा जो डिस्कशन रहा है वो अभी तक थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी के ऊपर रहा है, और हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, नेचर ऑफ मेटल, CFAG का ये सारा कुछ डिस्कस कर लिया। अच्छा एक चीज दैट आई जस्ट वांट टू डिस्कस वाज कि चिलेशन से हमारी मेजरली स्टेबिलिटी क्यों बढ़ती है, उसके बारे में एक ब्रीफ या क्विक ओवरव्यू मैं आपको देना चाहूंगा। कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया ये एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स है, तो वहां से भी जो रीजन आता है ना, दैट इज सिंपली ऑफ आपका एंट्रोपी वाला। मैंने यहाँ पर अब 3 इथाइलिन डायमीन से रिएक्शन करा दी, सो आप सभी लोग देखेंगे यहाँ पर ये पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और मेरे 6 पानी निकल जाएंगे। सर एंट्रोपी निकल पाइए, 1 और 3 4, 1 और 6 7, यहाँ पे 7, यहाँ पर 4, 7 - 4 आपका हो जाएगा 3। एंट्रोपी बढ़ी या नहीं बढ़ी, सर बिल्कुल बढ़ी। तो एंट्रोपी बढ़ना मतलब काम हो गया हमारा। तो एंट्रोपी हमारे पास यहाँ पर बढ़ रही है, सो दैट मीन्स हमारी जो है वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ रही है। तो चिलेशन का ये इंपॉर्टेंस यहाँ पर हो गई। नेक्स्ट वी हैव इज मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट दैट इज ऑल्सो देयर इन आवर सिलेबस। तो यहाँ पर होता क्या है हमारे पास, हमें नॉर्मल साइक्लिक के चिलेटिंग इफेक्ट के बारे में पता ही है कि वो चिलेशन कब होती है, जब हमारा या तो बल्ट बाइडेंटेट कोई लिगेंड हो या फिर ट्राइडेंटेट हो या पॉलीडेंटेट हो एंड सो ऑन, वो हमने देख ही रखा है, काफी बार पढ़ ही रखा है। अब यहाँ पर मैक्रोसाइक्लिक में क्या होता है, मैक्रो का मतलब क्या है, बड़ा। तो हमारे पास इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो हमारे पास वही सेम, या तो पॉलीडेंटेट होगा, मेजरली पॉलीडेंटेट यहाँ पर होगा, बाइडेंटेट का गेम इतना नहीं रहेगा। तो पॉलीडेंटेट लिगेंड होगा और वो क्या करेगा, उसके अंदर खुद ही उसके पास काफी ज्यादा साइक्लिक रिंग्स मौजूद होंगी, उसके अंदर ही आपको साइक्लिक रिंग्स मौजूद होंगी। आफ्टर जब वो डोनेशन करेगा तो बहुत ज्यादा साइक्लिक रिंग्स का फॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो इट एक्चुअली फॉर्म्स हाईली स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। ऐसे लिगेंड्स को हम मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड भी बोलते हैं, और इस पर्टिकुलर इफेक्ट को वी से मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट, ठीक है। इसका एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक लिगेंड आता है जिसका नाम हम लिखते हैं साइक्लम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसका यहाँ पर एग्जांपल देना चाहूंगा मैं, यहाँ पर NH आ गया, ये इसका सबसे पहले लेट मी जस्ट राइट द फॉर्मूला फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, CH2 CH2 CH2, देन यहाँ 2 हियर, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा NH NH, देन NH, देन वी हैव इज NH। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ गया। नाउ वी कैन सी यहाँ पर ये हमारे जो है वो डोनर साइट्स हमारी प्रेजेंट है। ये लिगेंड जो भी हमारे पास पर्टिकुलर मेटल आएगा उसमें यहाँ पे डोनेशन होगी। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल,
एंड ये हमारा मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। बाकी रेजोनेंस इफेक्ट इज आल्सो मेंशन्ड इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन द सिलेबस। वी जस्ट हैव टू राइट, अगर ऐसा कुछ है कि भाई जिस भी हमारे लिगेंड में रेजोनेंस है मतलब डीलोकलाइजेशन है, मतलब काइंड ऑफ हमारे वो ऑर्गेनिक के लिगेंड्स हो जाएंगे, तो वो भी हमारे काफी ज्यादा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं ड्यू टू द रेजोनेंस ओनली। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द लेबाइलिटी एंड इनर्टनेस बेस्ड ऑन वीबीटी एंड सीएफटी। मेजरली हम जो बात करेंगे वो यहाँ पर काइनेटिक स्टेबिलिटी के ऊपर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक चीज आपको बता दी जाए, आपके स्क्वायर प्लेनर हो या आपके टेट्राहेड्रल वाले कॉम्प्लेक्सेस हो, ये आपके हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस में होते हैं लेबाइल, मतलब दे आर प्रिटी रिएक्टिव। वेराज अगर हम बात करें ऑक्टाहेड्रल की, तो यहाँ पर हिसाब किताब रहेगा कि ये हमारे लेबाइल भी हो सकते हैं और ये हमारे इनर्ट भी हो सकते हैं। इसी के अराउंड हमारा डिस्कशन रहेगा कि कौन लेबाइल है, कौन इनर्ट है, क्यों है, किसने कैसा बोला, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ चलेंगे। तो सबसे पहले वीबीटी के थ्रू हमें समझना है, और बहुत आसान टॉपिक है। पिछले साल नहीं, उससे पिछले साल डायरेक्ट सवाल आया था कि आप बताओ वीबीटी के अकॉर्डिंग ये होंगे इनर्ट या नहीं। तो भाई बहुत ही ज्यादा ऑन द बेसिस ऑफ वीबीटी होगा, हमें बताना है कि कौन लेबाइल है, कौन इनर्ट है। तो आपको एक बहुत आसान सी चीज पता होगी कि हमारे आउटर ऑर्बिटल और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। कुछ पता है बात? सर बिल्कुल पता है, कैसी बात कर रहे हैं आप? आउटर और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जिसको हम ओओसी लिख देता हूँ, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और ये आईओसी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, बच्चा बच्चा बता देगा। इसकी हाइब्रिडाइजेशन d2sp3। ठीक है सर, बिल्कुल आपने सही बोला। अब होता क्या है, अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ sp3d2, क्या मेरा बाहर वाला d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है? सर बिल्कुल आपने सही बोला। जो हमारा इन्वॉल्व होता है किसमें? बॉन्ड फॉर्मेशन में, वो मेरा ये बाहर वाला इंसान होता है। दैट इज दीज गाइज आर इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो अगर यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है इन द सेंस कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रही है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं लिगेंड आके, तो लिगेंड बेसिकली बाहर कहीं पर आके इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब लिगेंड हमारा बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब वो न्यूक्लियस से दूर आएगा इन द सेंस, तो हमारा यहाँ पर जो है वो बॉन्ड लेंथ का हिसाब किताब आता है कि हमारी बॉन्ड लेंथ इन केस ऑफ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वो ज्यादा होती है। बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो बॉन्ड वीकर। यदि बॉन्ड वीक हुआ तो हमें सिंपल सी एक बात पता है, हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा लेबाइल, क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। इसी का उल्टा यहाँ पर आप अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ये इनर वाले होते हैं, तो इन दिस केस यहाँ पर रिलेटिवली हमारी जो बॉन्ड लेंथ होती है दैट इज गोइंग टू बी स्मॉलर, ड्यू टू विच वी हैव स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, due to which the complex is going to be pretty inert in nature. I hope so very easily you guys have understood this particular thing। तो इसमें कुछ था ही नहीं, तो ये देखना है बस आपको इनर ऑर्बिटल। यार ये हमने वीबीटी में पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है, देख चुके, समझ चुके, तो ये कर रखा है। तो वीबीटी यहीं पर समाप्त होती है। अब हुआ ये असल में कि भाई आपको पता है वीबीटी ने बहुत ज्यादा कुछ बड़ा काम नहीं करा था, वो सीएफटी ने जो अच्छा खासा काम करा वो सीएफटी ने करा था इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो वही था, यहाँ पर देखा गया काफी अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस को स्टडी करा गया, एंड एक्सपेरिमेंटली जो वीबीटी ने कहा कि ये लोग लेबाइल है, या फिर ये सॉरी वीबीटी के अकॉर्डिंग कुछ लोग इनर्ट होने चाहिए थे, बट वो आपके लेबाइल निकले। तो कैसे? एक्सपेरिमेंटली। तो फिर वहीं से मसला आ गया। तो अब सीएफटी ने कहा हम आते हैं, अपनी एंट्री लेते हैं। तो सीएफटी की यहाँ पर बेहतरीन जैसे एंट्री होती है वैसे ही उनकी एंट्री हो गई, और जैसे ही उनकी एंट्री हुई तो वहां पर हमारे पास अब हमें पता लगाना है कि कौन सा लेबाइल होगा, कौन सा इनर्ट होगा। तो सिंपल सा एक चीज सीएफटी ने बताई हमें। क्या आप सभी को सीएफएसई के बारे में पता है? हाँ सर पता है। जब मैं बात करूं और टेट्राहेड्रल की बात करें तो मेरे T2G और EG लेवल में यहाँ पर मेरा वो हो जाता है, दैट इज स्प्लिटिंग। ये मेरा बेरी सेंटर आएगी जिसको मैं रेफरेंस लेता हूँ। इसके ऊपर मैंने बताया था यहाँ पर कुछ एनर्जी का लेवल है, तो जिसको मैं 0.6 टाइम्स डेल नॉट बोलता हूँ, और इसको मैं यहाँ पर बोलता हूँ तो दिस इज गोइंग टू बी -0.4 टाइम्स डेल नॉट। एक बात आप सभी को पता होनी चाहिए, 1 डेल नॉट बराबर होता है 10 DQ के। इसकी फुल फॉर्म से डेक्वेरल। तो इस चीज को मैं बोल सकता हूँ 10 DQ, इसको मैं बोल सकता हूँ -4 DQ। क्या ये बात आप सभी को समझ आ गई? दोनों बातें सेम ही? हाँ सर बिल्कुल सेम है, जब आपने ये कन्वर्जन बता ही दिया तो ये सब कुछ सेम ही होगा। तो ये चीज है। अब सीएफटी ने बोला ऐसे कॉम्प्लेक्स आप सारे कॉम्प्लेक्सेस की बैठ के सीएफएसई निकालिए। हमने कहा ठीक है निकालेंगे, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। उन्होंने कहा निकालिए, फिर हमने कहा फिर आगे बोलिए। उन्होंने कहा अगर सीएफएसई की वैल्यू आपकी या तो ज्यादा आ रही है या इक्वल आ रही है -DQ के, हमने कहा ठीक है, और अगर आपकी सीएफएसई की वैल्यू कम आ रही है 12 DQ, हमने कहा ठीक है। अगर ज्यादा आ रही है तो उन्होंने बोला आपका कॉम्प्लेक्स इनर्ट होगा, अगर कम आ रही है तो आपका कॉम्प्लेक्स जो है वो लेबाइल होगा। लो सर लीजिए, आपने बात ही खत्म कर दी। इतनी आसान चीज आप सभी के सामने यहाँ पर पेश कर दी गई। तो आई होप सो समझ पा रहे होंगे आप कितना ये आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप सभी के सामने आया है। अच्छा और एक चीज, यहाँ पर माइनस का साइन आएगा क्योंकि माइनस ही आप सभी को पता है। आइए अच्छा और एक चीज बता दूं, ये माइनस ग्रेटर देन और इक्वल टू जो वगैरह है ना, ये मैं इसको यहाँ पे लिख दूं
ई लिख देता हूँ, CFSE को ई, ठीक है। यहाँ पर ये आपका मैग्नीट्यूड वाइज आपको दिख रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आइए साथ में कैलकुलेट करते हैं D1 सिस्टम की, तो बच्चा बच्चा बता देगा D1 की जो CFSE आएगी दैट इज गोइंग टू बी, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, एक को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा -4 DQ से, तो ये मेरा -4 DQ आ गया। मैग्नीट्यूड देखिए 4 का क्या है, छोटा है। किससे 4 का छोटा है सर? 4 का जो मैग्नीट्यूड है वो 12 से छोटा है। मैग्नीट्यूड वाइज देखना है आपको। मैं चाहूँ तो यहाँ पर मॉड लगा सकता हूँ कि ई का मैग्नीट्यूड छोटा है उससे, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है। सिमिलरली यहाँ पर भी ई का मैग्नीट्यूड इक्वल टू या बड़ा है, ठीक है। आप इसको भी देख सकते हैं आप चाहे तो, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैग्नीट्यूड वाइज देखना है, और बाकी आपको पता है एनर्जी का जो माइनस और उसका साइन होता है वो क्या डिनोट करता है। तो फिलहाल आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास अगर एनर्जी ज्यादा नेगेटिव होगी तो वो ज्यादा इनर्ट होगा ना, तो लॉजिकली भी आप सोच सकते हैं। अगर ये मेरी -4 DQ आ रही है, फिर D2 के उसमें कितनी आएगी सर? 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे सर, वो -8 DQ आ जाएगी। सिमिलरली D3 की मैं बात करूं तो D3 में क्या आ जाएगा सर? वो आपका -12 DQ आ जाएगा। तो सर ये हमें यहाँ पर पता लग चुका है, क्या पता लग चुका है कि ये दोनों आपके क्या होने वाले हैं सर? एनर्जी हमारी जो है वो छोटी है। मैग्नीट्यूड की बात हो रही, क्या मैग्नीट्यूड मेरा 4 12 से कम है, 8 12 से कम है, बिल्कुल है। तो ये दोनों मेरे क्या आ गए? लेबाइल आ गए। ये साहब मेरे आ गए इनर्ट, खत्म। अच्छा अभी अगर अब आप इनर्टनेस को कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कौन ज्यादा इनर्ट कौन कम इनर्ट सर, वो हमें वैल्यू से पता लगेगा। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही बोला। आप वैल्यूज से कनेक्ट करके चीजों को समझ सकते हैं, कौन ज्यादा और कौन आपके कम इनर्ट होंगे, ठीक। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो हमें आनी चाहिए थी। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द D4 सिस्टम। अब D4 में हमारे दो ऑप्शंस आएंगे, एक मेरी पेयरिंग होगी, एक मेरी लो पेयरिंग नहीं होगी, मतलब हाई स्पिन और लो स्पिन। हाई स्पिन में क्या होगा? मेरी पेयरिंग नहीं होगी। लो स्पिन में क्या होगा? मेरी पेयरिंग हो जाएगी। मतलब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का केस, मतलब ये वीक फील्ड लिगेंड का केस है ना। सिंपल चीज, लॉजिकल, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर हाई स्पिन में मेरे पास T2G में 3 इलेक्ट्रॉन, T2G में 3 इलेक्ट्रॉन और EG में 1 इलेक्ट्रॉन। आई होप मैं कुछ गलत ना बना रहा हूँ, हाई स्पिन मतलब ज्यादा स्पिन, हाँ ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास T2G में ही चारों के चारों इलेक्ट्रॉन। जरा CFSE निकालना है इस चीज की, आप बोलेंगे सर बिल्कुल निकालते हैं। तो इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो अगर मैं CFSE निकालने जाऊं, दैट विल बी मेरा 3 इंटू ये क्या आ जाएगा? -4 मतलब -12, और फिर मैं ऐड कर दूंगा +6, तो यहाँ पर मेरी -6 DQ आ रही है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर क्या आएगी सर? आप यहाँ पे चारों को उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज -4 से, दैट विल बी -16 DQ। आप सभी लोग आराम से मुझे बता सकते हैं ये क्या है? 12 से छोटा है मतलब लेबाइल, खत्म। 12 से ज्यादा मतलब इनर्ट, खत्म। आई होप सो आराम से आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा कुछ कुछ लोगों ने जो एक्सप्लेनेशन दी है वो T2G और EG की फॉर्म में भी दी है। फिर वहां पर एक्सेप्शंस काफी ज्यादा आए थे। उन्होंने बोला है कि यार अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन है, आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन मेजरली उन्होंने बोला है, उन्होंने बस ये बोल दिया कि अगर EG में इलेक्ट्रॉन आ ही गए तो आपकी रिपल्जन बढ़ जाएगी। तो EG में उन्होंने बस ये बोल दिया जहां पे EG आया वहां पे आप लेबाइल कर दीजिए, और जहां पर T2G में सिर्फ इलेक्ट्रॉन वहां पर आप इनर्ट कर दीजिए। ये एक्सप्लेनेशन दी गई, बट इसमें फिर बहुत ज्यादा आपकी जो है वो एक्सेप्शंस लाई गई, और भी चीजें उन्होंने एक्सप्लोर करी, और भी चीजें बताई कि यार ये एक्सेप्शन आ गया एंड सो ऑन, तो ये हो गया। बट मेरे हिसाब से आपके जो पेपर में सवाल आने जा रहा है, जो भी आएगा, क्योंकि उससे जो अभी मैं सवाल लाया हूँ वो आपका VBT बेस्ड है। पिछले साल जो सवाल आया वो आया कि CFT से आप कैसे पता लगा सकते हैं हमारे टाइम पे। अब जो सवाल आने के चांस है वो हो सकता है आपसे बोलें कि आपको CFT का सवाल देने कि आप इस तरीके से करो। बहरहाल बात यहाँ पर पहले सवाल की कर लेते हैं। तो ये सवाल आपके सामने आया था, इन्होंने बोला वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग बताओ ये लेबाइल इनर्ट, तो सिंपल सा इनर और आउटर पता लगाना है। वेनेडियम की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर क्या है? वेनेडियम +3 है, तो स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, वेनेडियम हो जाएगा D2। तो इस वक्त ये D2 है, D2 है तो क्या बनाएगा ये आपका? सिंपल सा D2 मतलब इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 खत्म। क्या बनेगा आपका? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, मतलब इनर्ट बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड लेंथ कम तो मतलब स्ट्रॉन्ग, और तो इनर्ट आ गया। क्रोमियम की बात करूं तो आयरन कोबाल्ट निकल, क्रोमियम 3+ है, तो सर क्रोमियम 3+ होगा तो मतलब क्या होगा बताओ मुझे? सर ये आपका D3 होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई होप सो मैंने गलत नहीं बोला होगा। ये आपका आता है 24 NS का एटॉमिक नंबर, हाँ तो मेरे हिसाब से D3 होगा। तो ये भी सर आपका D2sp3 हो जाएगा, मजा आ गया सर। ये भी आपका क्या होगा सर? ये भी आपका हो जाएगा क्या? इनर्ट। मेरे हिसाब से हमें इस तरीके से यहाँ पर करना होगा, तो दोनों लोग हमारे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू VBT इनर्ट हो जाएंगे। बट आप इस बात को समझ चुके होंगे कि ये CFT के अकॉर्डिंग इनर्ट नहीं है, लेबाइल है। बट एनीवेज यहाँ पर हमने जो डिस्कशन करना था वो थियोरी के अकॉर्डिंग ही करना था, तो वो हमने कर दिया। अब फर्दर यहाँ पर थोड़ी सी और चीजें हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें दिया गया है कि और कुछ फैक्टर्स अगर यहाँ पर जो है हिसाब किताब एकदम बराबर पड़ जाए काइनेटिक स्टेबिलिटी का, तो हम क्या करेंगे? तो हमें एक तो हमें देखना है चार्ज ऑन मेटल, एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है हमारे पास। साइज भी आता है, बट फिर हमारे पास दूसरा आता है चार्ज ऑन द मेटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि हमारे पास अगर मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाए, अगर मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाए, तब मुझे क्या देखना है? मुझे देखना है कि
चार्ज, अगर अच्छा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम, तो लॉजिकली आप सभी को पता है मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका दैट इज वो सेम आ जाएगा, क्योंकि अगर वो आपका वो सेम है दैट इज योर, अगर आपका वो सेम है लिगेंड सेम, लिगेंड सेम साथ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम, तो आपको पता ही है फिर आपका जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड वो अकॉर्डिंगली आप देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन सेम आ जाएगी, मतलब आपकी जो CFS है वो बराबर आ जाएगी। फिर आपको कैसे पता लगाना है कौन इनर्ट या कौन ज्यादा लाइट, तब आपको देखना है कि आपका जो चार्ज है किस पर, चार्ज ऑन मेटल आपको चेक करना है। तो जहां पर भी मेरा, अगर मैं बात करूं चार्ज को मैं क्यू से लिख दूं, क्यू जहां पर ज्यादा हुआ वही मेरा जो मेटल है वो ज्यादा इनर्ट होगा। रीजन बिहाइंड, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज्यादा चार्ज, उतना लिगेंड को अट्रैक्ट करेंगे, उतना लिगेंड पास आएंगे, उतना बॉन्ड छोटा होगा, तो काम बढ़िया हो जाएगा। आई होप सो ये लॉजिक यहाँ पर समझ में आया होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी हमारे पास, ठीक। देन यहाँ पर अगर हम फर्दर और बात करना चाहें तो डाउन द ग्रुप का भी, if I'm not wrong, एक ट्रेंड था दैट टोटली डिपेंड्स कि हमारी इनर्टनेस का, एक बार मैं उसको देख आऊं, मुझे याद सा आ रहा है क्या था वो ट्रेंड। यस, तो अगर यहाँ पर मैं बात करना चाहूँ तो यहाँ पर एक और चीज जो मैंने देखी दैट इज इनर्टनेस हमारी इंक्रीज होगी डाउन द ग्रुप जाने पर। तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप वील सी देर इज सम इंक्रीज इन द इनर्टनेस, ठीक है। तो ये यहाँ पर देख लीजिएगा, तो 4D वाला 5D वाला जो होगा वो ज्यादा इनर्ट होगा एज कम्पेयर टू 4D एज कम्पेयर टू 3D ड्यू टू द इंक्रीज इन साइज। सो आई थिंक ये होगा आपका, इतना ही आपको पता लगेगा। तो आप मान के चलिए एक सवाल पक्का इन 10-11 मिनट में, जितने भी मिनट में करा है, पक्का आपको मिल जाएगा और आप बिल्कुल उसको एग्जाम में बना कर आएंगे, ऐसे ही मुंह उठा के नहीं आएंगे। नाउ वी हैव इज इंट्रोडक्शन टू इनऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म्स, हमारे सामने ये आता है। सो यहाँ पर होगा क्या, 4 स्लाइड में दिखा दूं ये वाली। देन नेक्स्ट वन इज वी हैव दिस पर्टिकुलर थिंग, रिएक्शन पाथवेज, ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स, ये चारों को ही हम लगभग एक साथ क्लब करके डिस्कस करने वाले हैं। तो होता क्या है यहाँ पर हमारे पास, आप सभी को बताया रिएक्शंस हमारी होती हैं, ऑर्गेनिक में भी होती हैं, हमने पढ़ी हैं। सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शंस हमारी इनऑर्गेनिक में भी होती हुई आपको नजर आएंगी, जो हम यहाँ पर अब आगे देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारी जो है, हमें जो मेजरली बात करनी है, हम जो हिसाब से ये समझेंगे, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर तो हमें बाद में डेडिकेटेडली पढ़ना ही है, ऑक्टाहेड्रल की टर्म्स में थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल की टर्म्स में यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, तो जो भी होगा हम फिलहाल ऑक्टाहेड्रल की टर्म्स में करेंगे। तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही नजर आएगा हर एग्जाम्पल में, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूं, आप सभी को याद होगा SN1 SN2 मैकेनिज्म्स। SN1 में क्या होता था, हमारे पास कोई RX होता था, मेरा कैटायन बनता था, फिर यहाँ पे आके कोई और जो न्यूक्लियोफाइल था वो लग जाता था। वेयर एज SN2 में व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, RX तो होता था बट R प्लस नहीं बनता था, कुछ हमारे पास ऐसे ही कुछ इंटरमीडिएट स्टेट बन जाती थी, एंड देन अल्टीमेटली आपका ये फाइनल प्रोडक्ट बनता था, याद होगा आपको। तो SN1 में क्या हो रहा है, पहले बॉन्ड ब्रेक हो रही है, देन बॉन्ड अल्टीमेटली फॉर्म हो रही है। SN2 में क्या हो रहा है, हमारे पास यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली अटैक कर रहा है, बॉन्ड पहले ब्रेक नहीं हो रही। तो सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शंस ही हम यहाँ पर अब देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले वी हैव द फर्स्ट वन जिसकी हम बात करेंगे, जिसको हम बोलते हैं डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। या उससे पहले मैं आपको SN1 और SN2 इनऑर्गेनिक वाली बता दूं जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये तो आपको याद ही होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ, कभी कंफ्यूजन क्रिएट हो, और काफी बच्चे होते हैं जो मुझे लगता है खाली नोट से ही पढ़ते होंगे, तो उनके लिए वजह से मैं यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ। तो SN1 में यहाँ पर क्या होगा, ये Ml6 होगा मेरा, सिंपल मेरा लिगेंड यहाँ से चला जाएगा, लिगेंड मेरा यहाँ से चला जाएगा, और मेरा जो कोऑर्डिनेशन नंबर पहले 6 था, अब वो कुछ कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का कॉम्प्लेक्स होगा, तो 5 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स में इसको बोलूंगा। सो दिस इज गोइंग टू बी माय SN1 एंड देन अल्टीमेटली हमारा काम हो जाएगा, दैट इज वो इंसान आ जाएगा जिसको भी यहाँ पर ऐड करना होगा फॉर द नेक्स्ट पर्सन। अगर मैं SN2 पाथवे के थ्रू चलता तो होगा क्या, यहाँ पर मैं X नेगेटिव को यहाँ पर मैं साथ में ही ऐड करूंगा, और यहाँ अल्टीमेटली आई विल बी गेटिंग एक कॉम्प्लेक्स जो मेरा कितने का होगा, जो मेरा होगा यहाँ पर ये वाला, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स होगा जो मेरा SN2 मैकेनिज्म के थ्रू फॉलो हो रहा है, और ये 7 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स मिलेगा। तो दिस इज द बेसिक बिहाइंड एवरीथिंग, ठीक। अब यहाँ पर आगे हम फर्दर बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना है जिस मैकेनिज्म को SN1 और वो हमने नाम दिया है प्रॉपरली, हम ऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक में बात करेंगे एक मैकेनिज्म जिसका नाम है डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। नाम से ही पता लग रहा है कुछ चीज ब्रेक होगी, तो होगा क्या यहाँ पर, फर्स्टली ML बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक्स होगा। जैसे ही ML बॉन्ड ब्रेक हुआ, मुझे बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज इंक्रीज, सर कोऑर्डिनेशन नंबर होगा डिक्रीज, ठीक है। और जनरली है
जनरली आपको देखने के लिए मिलेगा ये डिसोसिएटिव वाला कोऑर्डिनेशन नंबर 6 या ऑक्टाहेड्रल में आपको देखने को ये मिल सकता है। ठीक है, अब आइए यहाँ पर देखते हैं, दिस इज गोइंग टू बी माय रिएक्टेंट स्पीशीज, जिसको मैं Ma5L बोल रहा हूँ। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पर समझा दूं चलो आपको, जैसे ये मैंने ऑक्टाहेड्रल प्रॉपर बना लिया, तो यहाँ पर ये एल 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 ये बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता ही होगा, अच्छा सॉरी मैंने AAL बनाया, सॉरी, हाँ अच्छा करा ना मैंने, एल एल फॉर आपको मैं एक इजी टर्म बता दूंगा जो आपके लिए आसान हो जाएगी। सो ये सारे के सारे यहाँ पर जो है वो जो जाने वाला है वो हमारा एल होगा, और ये हमारा जो एल है दिस इज गोइंग टू बी आवर लीविंग ग्रुप। तो जो भी लिगेंड जाएगा उसको मैं बोल दूंगा ये हमारा लीविंग ग्रुप है, और जो लीविंग ग्रुप के जस्ट सामने होगा या वो थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाएगा, बट हाँ इन सारे लिगेंड्स को जो हमारे नहीं जाएंगे अल्टीमेटली उनका बॉन्ड स्ट्रांग होगा, वो आपके स्टेबल लिगेंड्स होंगे, कहीं ना कहीं ये स्टेबल बॉन्ड बना रहे होंगे। तो ये सारे लोगों को, इनको हम बोलते हैं स्पेक्टेटर लिगेंड। आगे ट्रांस इफेक्ट जब पढ़ेंगे वहां पर ज्यादा काम आएगा। फिलहाल ये स्पीशी थी मेरे पास फर्स्ट स्टेप, क्योंकि डिसोसिएटिव में होगा क्या, लिगेंड चला जाएगा, तो बचा क्या मेरे पास, Ma5। ठीक है, Ma5 यहाँ पर बचा, और ये मेरी क्या बन गई, एक इंटरमीडिएट स्टेट बन गई। ठीक है, एंड देन अल्टीमेटली मैं अब क्या करूंगा, यहाँ पर फर्दर यहाँ पे कोई सा भी आपको मैं मान लेता हूँ कोई ई या फिर ए बी किसी को मैं ऐड कर दूंगा, दैट विल बिकम अगेन अब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला कॉम्प्लेक्स यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा, जिसको मैं बोल दूंगा, तो यहाँ से गया तो यहीं पर मैं ई लगा। तो ये मेरा हिसाब किताब था, आई होप सो बहुत सिंपली आपको समझ में आया होगा। दिस स्टेप इज गोइंग टू बी योर RDS वेरी इंपॉर्टेंट, और वो दूसरा वाला होगा ही नहीं। तो अगर मैं आपसे पूछूं मुझे बता दो केमिकल काइनेटिक्स पढ़ के बैठे हो रेट क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर रेट होगा K इंटू जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स होगा उसकी पावर की 1 हो जाएगा, क्योंकि ये RDS है हमारे पास एक ही मोल लग रहा है। तो मुझे बता दो ऑर्डर क्या होगा, आप कहोगे सर ऑर्डर इस रिएक्शन का 1, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस पर्टिकुलर रिएक्शन एज SN1। तो ये एग्जैक्ट रीजन है बिहाइंड कि हम इसको क्यों SN1 बोल रहे हैं। अब जल्दी से हम यहाँ पर इसी का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम यहाँ पर साइड में देख लें तो मजा आ जाएगा। हाँ बिल्कुल आएगा। तो यहाँ होगा क्या, मेरा यहाँ पर इस पर्टिकुलर लेवल पर मान लीजिए ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट स्पीशी पे पहले कुछ एनर्जी बढ़ी, ठीक है, फिर वहां पर कुछ एक मैक्सिमम एनर्जी की स्टेट आई होगी, यस सर आई होगी बिल्कुल। फिर उसके बाद वो क्या होगा, फिर हमारे पास यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बना, एंड देन अल्टीमेटली यहाँ पर इंटरमीडिएट को आई थिंक थोड़ा सा नीचे बना दो तो थोड़ा सा मजा आ जाएगा। ये कुछ इंटरमीडिएट बना, फिर यहाँ पर अगेन एक हमारी ट्रांजिशन स्टेट बनी होगी, एंड देन अल्टीमेटली ये हमारा फाइनल हिसाब किताब हो गया होगा। सो दिस फर्स्ट इंसान इज गोइंग टू बी योर Ma5L, दिस सेकेंड इंसान इज गोइंग टू बी योर Ma5। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर साथ में आप ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आपका L भी है क्योंकि वो बाहर आ चुका है, और साथ में आप E को भी ऐड कर रहे हैं, दिस इज व्हाट ऑल्सो यू कैन राइट। देन ये आपका हो जाएगा Ma5E। तो ये आपका एनर्जी था, ये आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट था, तो ये हमने डायग्राम बना लिया बहुत आराम से। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करें हम यहाँ पर, अब आई थिंक नेक्स्ट पर चलते हैं, दैट इज गोइंग टू बी योर एसोसिएटिव मैकेनिज्म। तो यहाँ पर एसोसिएटिव मैकेनिज्म के थ्रू चलेंगे। तो आप सभी को पता होगा कि यहाँ पीछे जो हुआ था वो नहीं हुआ, पीछे क्या हुआ था, ML बॉन्ड हुआ था ब्रेक, बट यहाँ क्या होगा, यहाँ पर आपका डायरेक्टली जो भी आपका इनकमिंग लिगेंड होगा, जिसको मैं MI लिख देता हूँ क्योंकि ये इनकमिंग लिगेंड होगा, ये आपका बॉन्ड फॉर्म होगा। अल्टीमेटली कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा या घटेगा, सर जी बढ़ेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा। तो आइए यहाँ पर एक बार क्विकली देख लेते हैं। तो दिस इज योर Ma5E, सॉरी L, Ma5L है। देन यहाँ पर मैंने ऐड करा किसको, E को। यहाँ पर मेरे पास क्योंकि एसोसिएटिव मैकेनिज्म के थ्रू जा रहा हूँ तो ये मेरी बन गया होगा एक इंटरमीडिएट। देन अल्टीमेटली जिसको जाना होगा वो L था और वो चला जाएगा, लिविंग ग्रुप हमारा यहाँ से चला जाएगा, तो ये यहाँ पर हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी योर RDS। बच्चा बच्चा मुझे इसका रेट लॉ लिख कर दे देगा, सर रेट लॉ आपका होगा K टाइम्स जो भी आपका कॉम्प्लेक्स था वो उसकी पावर 1 इनटू आपके इनकमिंग या जो भी आपका लिगेंड होगा उसकी पावर 1। तो सर इसका मतलब ऑर्डर आ जाएगा आपका 2। इसी बात पर मैं और आप इसको मिलके बोलेंगे SN2 रिएक्शन या SN2 मैकेनिज्म। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दिस पर्टिकुलर थिंग एज पर दिस। अब यहाँ पर आइए आप साथ में एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना लीजिए और इस चीज को भी अंत कर दीजिए। तो यहाँ पर भी इसको करते हैं जल्द से जल्द समाप्त। तो ये मेरा मान लीजिए कुछ रिएक्टेंट है, मेरी एनर्जी हाई हुई, ठीक है, फिर यहाँ पे थोड़ी सी नीचे हुई, फिर ये ऊपर आएगा और ये अल्टीमेटली ये मेरा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्या होगा, मेरा प्रोडक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा मेरा, यहाँ पर मेरा ये आपका इंटरमीडिएट होगा। अब इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, ये पीक्स क्या होंगी, जैसे ये पीक जो है ना वो पीछे वाले में भी आप समझिएगा हो क्या रहा होगा। यहाँ पर आपका ये इस पर्टिकुलर पीक में आपका ये Ma5L है, और बॉन्ड कौन बनाना चाह रहा है, सर E बनाना चाह रहा है। तो इस पीक में ये ट्रांजिशन स्टेट आपकी एग्जिस्ट कर रही होगी। सिमिलरली अगर मैं इस पीक की बात करूं बेटा, तो इस पीक में क्या होगा, आपको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका Ma5 क्योंकि E अब बॉन्ड बना चुका है,
अब जाने का वक्त किसका है? अब जाने का वक्त एल का है, तो एल होगा कि वो जाने की तैयारी कर रहा होगा। सिमिलर मैनर में अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर आपका MA5 था, और क्योंकि एल जाने की कोशिश कर रहा है तो ये ट्रांजिशन स्टेट होगी। सिमिलर मैनर में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ MA5 क्योंकि ई आने की कोशिश कर रहा है तो दिस इज गोइंग टू बी अ ट्रांजिशन स्टेट। आई होप सो आपको ट्रांजिशन स्टेट समझ में आई होगी। इंटरमीडिएट समझ में आया होगा। इंटरमीडिएट सिंपल से आप उसको आराम से अलग कर सकते हैं, वेयरएज ट्रांजिशन स्टेट को आप नहीं हटा सकते, नहीं सेपरेट कर सकते। ये हम ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं, यहाँ पर भी सेम आपका केस रहेगा, बिकॉज काफी ज्यादा एनर्जी वाले लोग होते हैं वो, तो उनको निकालना बहुत अनस्टेबल हुए वो। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये आपका सेम कंसेप्ट इसके पीछे रहा। नेक्स्ट हमारे पास होता है एक इंटरचेंज मैकेनिज्म। आई डोंट थिंक उसे कराऊं या नहीं कराऊं, या थोड़ा सा चलो लेट मी जस्ट गिव दैट पर्टिकुलर थिंग उसका आइडिया। अच्छा, यहाँ पर जो ट्रांजिशन स्टेट बनाई है इन दोनों को ही हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। आई थिंक अभी हम आप लोग काइनेटिक्स देख के आए होंगे, तो काइनेटिक्स में हमने यहाँ पर इन चीजों की बात करी है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये था यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर हम बात करें और फर्दर, तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट मैकेनिज्म जो होता है उसको हम बोलते हैं इंटरचेंज मैकेनिज्म। आई डोंट नो वेदर इट्स देयर इन द सिलेबस और नॉट, बट जब किसी चीज का मेंशन नहीं है तो कर लेते हैं, ये भी क्या पता हो। अब ये जो है वो आपका बीच का रास्ता है, नाइदर प्योरली डिसोसिएटिव और एसोसिएटिव, ये इसकी खास बात हो गई। यहाँ होगा क्या, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग आपकी एक साथ होगी साहब। बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग आपकी साइमल्टेनियस होगी। सर ये तो बहुत हमें पता ही है, तो बस पता है तो बस बहुत बढ़िया बात हो गई यहाँ। अच्छा सर ठीक है। और यहाँ पर हम क्या बात कर सकते हैं सर, यहाँ पर और हम क्या बात कर सकते हैं, आपका एक होता है इंटर एसोसिएटिव, एक होता है इंटर डिसोसिएटिव, और कुछ आई डोंट थिंक यहाँ पर करने की जरूरत है मुझे, बस इतना ही मैं आइडिया देता हूँ उसका, बाकी इसमें क्या फर्दर क्लासिफिकेशन हम वहाँ करें। तो यहाँ पर आपका इंटर डिसोसिएटिव होता है, इंटर एसोसिएटिव होता है, ये सारी चीजें हैं यहाँ पर, बट आई डोंट थिंक यहाँ पर हम कुछ और डिस्कस करने की जरूरत है। तो ठीक है, हाँ आई थिंक ये हमारे कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म है। देन स्क्वायर प्लेनर में हम जब ट्रांस इफेक्ट पढ़ेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ये आपको बस आइडिया लेना था। अब इससे हम इसके एप्लीकेशन पर जाएंगे, वहां से हम ट्रांस इफेक्ट पढ़ेंगे और वहां पर कुछ सवालों को देखेंगे। तो वो वाला टॉपिक आई थिंक जो लास्ट है लगभग इस पर्टिकुलर यूनिट का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ध्यान से समझिएगा और अच्छे से उसको समझने की कोशिश करिएगा, जो अब नेक्स्ट स्टार्ट कर रहा हूं मैं, बिल्कुल आपका फोकस चाहिए मुझे। सो जैसा कि यहाँ पर ये एसोसिएटिव मैकेनिज्म होगा, तो इसको जो प्रेफर करेगा वो कौन करेगा, क्या आप लॉजिकली सोच सकते हैं। एसोसिएटिव मैकेनिज्म, जैसे डिसोसिएटिव में मैंने क्या बताया कि इसको जनरली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ये देखा जाता है। कैन यू गाइस थिंक कि हमारा जो एसोसिएटिव होगा वो किसको को कौन सा आपका जो कॉम्प्लेक्स है, किस टाइप के कॉम्प्लेक्स, की ज्योमेट्री के कॉम्प्लेक्स उसको प्रेफर करेंगे। सो यू गाइस कैन थिंक कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ रहा है तो कैन यू थिंक कि अगर 6 से मेरा 7 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा तो नुकसान होगा फायदा। सर 6 अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पहले था तो 6 लिगेंड थे, अब 7 हो गया तो मतलब 7 लिगेंड हो गए, मतलब नंबर ऑफ लिगेंड्स बढ़ गए। और एक ही मेटल के अराउंड क्या 7 लिगेंड होना इज अ गुड ऑप्शन और नो। सोचिए लॉजिकली, सर बात तो आप सही कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर स्टेरिक फैक्टर हमारे सामने आने लगेगा। सो दैट्स वाई यहाँ पर ये जो प्रेफर होता है एसोसिएटिव मैकेनिज्म, ये जनरली प्रेफर होता है फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4, या हम आगे पढ़ने जा रहे हैं स्क्वायर स्क्वायर प्लेनर के लिए, ये ज्यादातर हमें देखने को मिलेगा। वेयरएज अगर मैं बात करूं डिसोसिएटिव में, तो लॉजिकली अगर मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से 3 हो जाएगा तो हमारा जो मेटल है वो काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने लगेगा कि यार अबे यार भाई 4 लिगेंड थे उसमें से भी तुम एक लेगा, क्या करेगा वो बेचारा, गरीब ही हो जाएगा बिल्कुल। गरीब को और गरीब कर दो आपने, वो सुना है ना, आपका गरीब का पेट काट दिया, मतलब उसी तरह की आप कहावत यहाँ पर देख लीजिए। तो इलेक्ट्रॉन अगर डेफिशिएंट हो गया तो ऑब्वियसली ये हमारे लिए एक समझदारी की बात नहीं होगी कि डिसोसिएटिव मैकेनिज्म के थ्रू हम आपका स्क्वायर प्लेनर में फॉलो कराएं। ठीक है, तो यही होता है हमारे पास लॉजिकल चीज थी, इसलिए यहाँ पर डिस्कस कर ली। अब हम चलते हैं अपने स्क्वायर प्लेनर में सब्स्टिट्यूशन की तरफ, किस तरीके से हमारी सब्स्टिट्यूशन होगा। तो लॉजिकली एक चीज है, सबसे पहले आप सभी को बता दिया मैंने कि यहाँ पर एसोसिएटिव ही फेवरेबल होगा। तो होगा क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ लिगेंड MA3L, उसमें मैंने ऐड करा एक इनकमिंग लिगेंड, रिएक्शन है यहाँ पर आपका यही स्लो स्टेप होगा आपके सामने। आप सभी लोग मुझे बता सकते हैं, क्योंकि ये क्या है एसोसिएटिव मैकेनिज्म है, तो मेरे पास एक ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी एंड अल्टीमेटली जाने वाला चला जाएगा और आने वाला फाइनली आ जाएगा, पहुंच जाएगा अपने स्थान पर, अपने मकाम तक जहां पर उसे पहुंचना होगा, जैसे कि यू गाइस कैन सी। तो ये मेरे पास स्क्वायर प्लेनर, ये मेरी क्या बनी, एक ट्रांजिशन स्टेट नहीं, ये मेरा एक इंटरमीडिएट बना, एक इंटरमीडिएट बना। ये रिएक्टेंट था, ये फाइनली मेरा क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। ये तो ये हमारा एसोसिएटिव हो। वेयर अगर यहाँ पर बाई चांस डिसोसिएटिव के थ्रू हमारा वो चलता पाथ में, तो यहाँ पर मैं इसको पहले इसका प्रॉपरली डायग्राम के थ्रू बता दूं, या एनर्जी प्रोफाइल बनाया था, चलो कुछ नहीं बनाऊं तो एनर्जी प्रोफाइल बनाया था। तो हुआ क्या होगा, सबसे पहले मान लेते हैं ये रिएक्टेंट होगा,
रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ाई गई, एक ट्रांजिशन स्टेट बनी होगी, फिर यहाँ पर जाके एक इंटरमीडिएट आया होगा, एंड देन इवेंचुअली मेरे पास इंटरमीडिएट से ये हमारा दोबारा दूसरा ट्रांजिशन स्टेट, एंड फाइनली यहाँ पर आके कुछ प्रोडक्ट बन गया होगा। दिस इज माई रिएक्टेंट, दिस इज माई प्रोडक्ट, दिस इज माई इंटरमीडिएट। आई नो वेरी वेल, जो मैंने पॉइंट्स, ये जो मैंने पॉइंट्स मार्क करे हैं, ये आपको पता है, ये बहुत आसानी से अच्छे तरीके से, ठीक। वेराज अगर डिसोसिएटिव मैकेनिज्म होता, इन केस में ऐसे ही वो लिख देता हूँ, रिएक्शन चाहूँ तो डिसोसिएटिव यदि होता, तो आप सभी को बताया सबसे पहले जाने वाला चला जाता और एक हमारी इंटरमीडिएट स्टेट बनती, देन आने वाला आ जाता और फाइनल प्रोडक्ट बनता। इस केस में जो हमारा ट्रांजिशन स्टेट, सॉरी, जो हमारी इंटरमीडिएट बना है वो क्या बना है, तीन हमारा ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री का हमारा जो है वो इंटरमीडिएट बना होगा। तो ये हमारी बेसिक थी हमारे स्क्वायर प्लेनर मैकेनिज्म की। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारी अजय साहब की किताब में भी ये दिया हुआ है काफी अच्छे से, मतलब लिटरली आई डोंट नो अबाउट इट कि यार ये रिएक्शन मैकेनिज्म भी है, मतलब मैंने अपने टाइम पे पढ़ी, मैं अपने टाइम पे पता नहीं कहाँ से ये रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा, मेरी नजर ही नहीं पड़ी कि उसका जो 7th यूनिट है साहब, दैट इज द रिएक्शन मैकेनिज्म, और उससे मैं पढ़ सकता हूँ। बट पता नहीं क्या हुआ था आंखों को, मतलब मुझे समझ नहीं आया, भी मैं भी वो भी आज मतलब बिल्कुल जस्ट मैंने रैंडमली सर्च कर देखा कि यार अजय साहब की किताब खोल के देख लेते हैं, इसमें है क्यों नहीं रिएक्शन मैकेनिज्म, यही आया मेरे दिमाग में, और देखा, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो असंभव है। बट मिल गया वहां पर, तो मैंने कहा उसी से थोड़ा सा मैंने भी पढ़ लिया अच्छे से, और मैंने कहा और अच्छी चोले क्वालिटी वाइज तो हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर का। तो वहां से ये चीज उठाई गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं उन्होंने बोला है कि मेजरली आपका यहाँ पर D8 कॉन्फ़िगरेशन वाले लोग आपके जो है वो जनरली स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जो कि एकदम सत्य है। D2 DSP3 DSP2 आपको चाहिए तो D8 वाले लोग ही हों, और आपका मेजरली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड उनके साथ हो, मतलब पेयरिंग हुई हो तो मजा आ जाएगा। इन लोगों का इन्होंने बोला है कि ये सारे लोग ज्यादातर आपके सामने बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है इन्होंने स्क्वायर प्लेनर सबसे ज्यादा किसके स्टेबल होते हैं, प्लैटिनम 2+ के, याद रखिएगा, आराम से सिंथेसाइज्ड होते हैं, बन जाते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला जब भी हमारे पास होता है, याद रखिएगा, पीटी का वैसे मैंने आई थिंक आपको शायद बताया हो, प्लैटिनम हो पैलेडियम हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ऑलवेज स्क्वायर प्लेनर। निकल में हाँ, हमें आपने देखा होगा वो सवाल हमने कर भी रखे थे कि अलग अलग निकल के कभी टेट्राहेड्रल होते हैं, कभी स्क्वायर प्लेनर, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे +2 की अगर हम बात करें तो हाँ, उसमें हमारा स्ट्रॉन्ग और वीक के अकॉर्डिंग निकल जो है वो उस हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। फिर यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, सब्स्टिट्यूशन जो है वो स्लो रेट पर होती है। तो आप सभी मुझे बता सकते हैं प्लैटिनम 2 की सब्स्टिट्यूशन स्लो रेट पर क्यों होगी? सर इसीलिए होगी क्योंकि आपने अभी अभी बताया ये कॉम्प्लेक्स टेबल है, तो सिंपल सा लॉजिक था। तो ये हमारी बेसिक लॉजिकल चीजें हमने यहाँ पर देख ली। फैक्टर्स अफेक्टिंग पर हम आगे थोड़ा आएंगे, पहले हम थोड़ा सा इसके रिएक्शन पाथवे को देख लेते हैं, किस प्रकार हमारा जो है वो पाथवे एग्जैक्टली चलता है। तो यहां पर जैसे मैं बना लूं एक प्लैटिनम का ही हम ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पर कॉम्प्लेक्स, मान रहा हूं मैं एक मेरा है लीविंग ग्रुप, ठीक है, जिसको मैं L से लिख रहा हूं, ये मेरा A है, ये मेरा A है, मान लेते हैं ये कोई और, ये जो रहेगा इसको मैं रखूंगा, तो इसको मैं बोल देता हूँ कुछ पी नहीं, पी से कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, A हो गया, तो मैं चलो X लेता हूँ, कुछ X ले लिया। अब सबसे पहले स्क्वायर प्लेनर में आप सभी लोग मुझे बता सकते हैं क्या होगा? सर आपने बता दिया हमें कि आपका एसोसिएटिव मैकेनिज्म के थ्रू चलेगा। तो यहाँ पर इनकमिंग लिगेंड आएगा, तो इनकमिंग लिगेंड को मैं आई से लिख देता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास एक क्या बनी सर, आपके पास एक बीच की स्टेट बनी होगी, जैसा कि आप सभी लोग देखेंगे, ये आ गया ए, ये आ गया यहाँ एक्स, यहाँ ए, और आपका जो है वो आई यहाँ पर लग चुका होगा। ये जो आपकी स्टेट बनी होगी, क्या कोई मुझे इसकी ज्योमेट्री बता सकता है? सर ये जो है वो इसको अपने आप को प्रॉपरली अरेंज कर लेगी, दिस गाय विल प्रॉपरली अरेंज इटसेल्फ इन किस फॉर्म में, ये अपने आप को बिल्कुल प्रॉपरली अरेंज कर लेगा उस फॉर्म में जिसका नाम होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री की जो हमारी इंटरमीडिएट स्टेट है, कोई अगर पूछे कौन सी बनेगी, तो हमारी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री की इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी। यहां पर ये दोनों लोग ए आ जाएंगे, ठीक है। हमारा जो इनकमिंग वाला लिगेंड था दैट इज आई, उसको हम जब ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनाएंगे, जब हम उसको ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनाएंगे तो हम उसको यहां लगाएंगे। देन यहाँ पर ये जो पहले से इंसान था एक्स था, और यहाँ पर ये लीविंग ग्रुप है, जिसको मैं अल्टीमेटली नेक्स्ट स्टेप में बोल दूंगा कि आप अब जा सकते हैं। आपका सफर इतना ही था, अच्छा लगा आपसे मिलकर, काफी मजा भी आया, तो अब आपको जाना चाहिए। तो ये साहब फाइनली यहाँ से अल्टीमेटली चले जाएंगे। कौन साहब चले जाएंगे? लीविंग ग्रुप हमारे यहाँ से चले जाएंगे, एंड अल्टीमेटली सभी लोग अपने आप को उसी तरह से अरेंज कर लेंगे जैसे पहले थे। तो हमारा ये लीविंग ग्रुप गया, तो यहीं पर वैसे इसके बीच में एक और स्टेप होता है, वो आप अजय साहब की किताब में चाहे तो देख सकते हैं। लीविंग ग्रुप यहाँ से चला जाएगा, ये आ गया, यहाँ पर ये आ गया, तो ये हमारा। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर हमने बात करी स्पेक्टेटर लिगेंड लीविंग ग्रुप की, तो ये लीविंग ग्रुप था। लीविंग ग्रुप के सामने वाला जो लिगेंड है उसको मैं बोलता हूँ लिगेंड प्रेजेंस ट्रांस टू इट। तो इस लिगेंड के सामने जो लिगेंड होगा, जो ट्रांस पोजिशन पर होगा, उसको बोलते हैं
इसके अकॉर्डिंगली इस लिगेंड के ये ट्रांसफर, इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि जब ट्रांस इफेक्ट पढ़ेंगे तो उसी चीज को अब डिटेल में बात करेंगे। तो ये हमने यहाँ पर मैकेनिज्म पढ़ लिया। अब हम यहाँ पे इसका रेट लॉ लिखने जाऊं तो दिस इज गोइंग टू बी माय स्लो रेट, बाकी सारे फास्ट होंगे। तो सर लिख देते हैं, सर आप क्या लिखेंगे तो हम ही लिख देंगे रेट बराबर के टाइम्स ये कॉम्प्लेक्स आ गया, इसको मैं कॉम्प्लेक्स को सिर्फ सीओपी एमपी लिख देता हूँ, और आई। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन का अगर मैं बात करूं ऑर्डर, तो क्या आप सभी लोग जानते हैं सर एसोसिएटिव का तो वैसे भी ऑर्डर 2 होता है और यहाँ पर भी इसका ऑर्डर 2 हो। बहुत सिंपल चीज है। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है, यदि मैंने सॉल्वेंट ले लिया तो क्या होगा सर? सॉल्वेंट का मतलब जैसे कोई स्क्वायर प्लेनर है कॉम्प्लेक्स, और जनरली हम रिएक्शंस किसी सॉल्वेंट में करेंगे। मान लो मेरा एक लिगेंड है, मुझे लगाना है कोई लिगेंड, मान लेते हैं NH3 नहीं, आप मान लो मुझे जो लिगेंड लगाना है वो लगाना है क्लोराइड आयन लगाना है, ठीक है। मैंने एक लिया प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स, ले लो ऐसी, बस यहाँ पे मैं एक्स और एल कर देता हूँ। मुझे इसमें क्लोराइड आयन लगाना है तो ऑब्वियसली मैं चाहूँ तो वाटर की प्रेजेंस पे ले सकता हूँ। मैंने वाटर की प्रेजेंस में करा और एट द एंड मैंने देखा ये साहब चले गए थे, ये एक्स था, बाकी सब था वो एज इट इज रहा, ठीक है, हुआ हुआ कुछ। अब इस बीच में हमने एक चीज नोटिस करी, वो ये नोटिस करी कि ये रिएक्शन अगर मैंने पानी की प्रेजेंस में करी एक बार और एक बार मैंने पानी की एब्सेंस में करी तो साहब रेट में बहुत फर्क आ गया। सर ये क्या मतलब सर पानी की प्रेजेंस में रेट रिएक्शन फास्ट हो गया। अच्छा अच्छा जी, तो फिर ये स्टडी करी, तो स्टडी करी तो ये पता लग गया कि यार ऐसी जो रिएक्शंस हैं जिनको हम सॉल्वेंट की प्रेजेंस में कर रहे हैं वो बहुत खास चीज दिखाती हैं। उससे पहले मैं एक और चीज बता दूं आपको, जैसे अगर यहाँ पर इसकी जो ज्योमेट्री है जहां से लिगेंड निकलेगा वहीं पर लगाइएगा। अगर ये पहले आप देख सकते हैं सिस था, आई थिंक ये ट्रांस था, सॉरी इसको मैं ट्रांस बोलता हूँ ना, हाँ ये ऑपोजिट वाले जो है वो आमने सामने, तो ये जैसे ट्रांस है तो फाइनल प्रोडक्ट भी जो बनेगा वो मेरा ट्रांस ही बनेगा। नीचे सॉरी वाले जो है ये ट्रांस ही बनेगा, ट्रांस ज्योमेट्री का सिस ट्रांस वाली बात करूंगा, ठीक है। तो स्टीरियो स्पेसिफाई कर रहा हूँ मैं, स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ पर कि वो सेम रहेगी, ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री वो लिखा हुआ है तो मैंने बता दी। अब बात चल रही थी यहाँ पर कि अगर मैंने सॉल्वेंट की प्रेजेंस और सॉल्वेंट की एब्सेंट में करा तो क्या होगा। तो सर हुआ ये, मान लेते हैं एक मेरे पास कॉम्प्लेक्स था, तो एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर, मैं जरा ज्योमेट्री मेंशन नहीं कर रहा, बस मैं आपको मैकेनिज्म दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मैंने ऐसे कॉम्प्लेक्स ले लिया, ये एक्स, ये इसको मैंने पानी की प्रेजेंस में कर पाया तो देखा ये गया कुछ मॉलिक्यूल्स पानी से रिएक्ट करने लगे। सर क्यों पानी से क्यों रिएक्ट कैसे कर सकते हैं सर? पानी तो बिल्कुल न्यूट्रल होता है भाई। क्या उसके पास लोन पेयर नहीं है सर? है। क्या वो डोनेट नहीं कर सकता? कर सकता है। क्या वो लिगेंड की तरह बिहेव नहीं कर सकता सर? बिल्कुल कर सकता है। तो बेटा बात ही खत्म। तो यहाँ हुआ ये, हमने ये देखा कि ये जो हमारा इनकमिंग लिगेंड है, एक तो ये शराफत से जैसे हमारी नॉर्मल रिएक्शन होती है वैसे ही रिएक्शन में यहाँ पे मुझे आई शुड राइट एल हेयर इन प्रेजेंस ऑफ ए, क्योंकि लीविंग ग्रुप लगाया। एक रिएक्शन पाथ ऐसे होता है वो दिखा। दूसरा रिएक्शन पाथवे में ये हुआ कि ये जो वाटर साहब थे, इन वाटर साहब ने बीच में आके इंटरफेयर का, अच्छा प्रॉपर आप दूसरा स्टेप लिख लीजिएगा, पहले यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बनेगा एंड देन अल्टीमेटली ये प्रोडक्ट बनेगा। तो मैं इसको आई इंटरमीडिएट लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी नहीं, और ये आपका इनकमिंग लिगेंड है आई जो लिखा है, ठीक है। अब इस वाटर साहब ने जो इंटरफेरेंस शुरू करी, इन्होंने बोला कि यार आप भूल गए। हमने कहा क्या भूल गए? कि मैं भी एक लिगेंड हूँ। हमने कहा हाँ ये तो याद है आपको लिगेंड है, मतलब तो आपसे हम क्या करें? तो उन्होंने कहा भाई मैं आपकी मदद करवाऊंगा इस लीविंग ग्रुप को जल्दी अपने अपने घर भेजने में। मतलब वाटर ने क्या जिम्मेदारी ली? वाटर ने ये जिम्मेदारी ली कि ये जो लीविंग ग्रुप है साहब ये जल्दी लीव करके चला जाए। लीविंग ग्रुप आपका जो है क्या चला जाए? जल्दी लीव करके चला जाए। तो इन्होंने जिम्मेदारी ली कि मैं लीविंग ग्रुप को जल्दी घर भेज दूंगा। और यहाँ पर एक अगेन जैसे हमारी ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री जो बनती है पहले बीच में, वैसे ही इफ आई एम नॉट रॉन्ग बनी थी यहाँ पर जो बनी होगी। यहाँ पर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री बनी बिफोर लिविंग ग्रुप के जाने से पहले, एंड देन अल्टीमेटली इन्होंने लिविंग ग्रुप को भगा दिया। और लिविंग ग्रुप को भगा दिया तो अब ये खुद बचे हुए थे, तो ये खुद उसी पोजीशन पर यहाँ पर आके लगे हुए थे OH2 की फॉर्म में, और ये एंड देन अल्टीमेटली सॉल्वेंट आया। क्योंकि अब हमने लिविंग ग्रुप को जल्दी भगा दिया तो सॉल्वेंट आएगा, सॉल्वेंट की वजह से हमने जल्दी भगा दिया तो हमारा जो प्लस आई इनकमिंग लिक्विड था वो जल्दी आके लग जाएगा। क्योंकि जल्दी निकाल दिया तो अल्टीमेटली फिर वाटर आराम से हट जाता है, कोई इसको दिक्कत परेशानी नहीं होती क्योंकि वाटर की वैसे भी कॉन्सेंट्रेशन हमारी ऑलरेडी एक्सेस में होती है। तो ये यहाँ पर हुआ। अब हुआ ये, जब मैंने पानी में डाला हुआ क्या, मेन मुद्दे की बात समझते हैं। तो वही कुछ मॉलिक्यूल्स पानी से रिएक्ट करके जल्दी रिएक्शन करवा देंगे लॉजिकली, कुछ मॉलिक्यूल्स ने पानी से रिएक्ट नहीं करा होगा, उन्होंने ये पाथवे शुरू ये देख लिया होगा। तो हुआ साहब ये कि जो हमारा रेट है वो हमारा रेट इन दोनों रिएक्शनों पर डिपेंड कर रहा है। क्या अगर मैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करूं, क्या आप सभी को पता है यहाँ पर हमारा जो रिएक्शन है, यहाँ पर इसका रेट कांस्टेंट में K2 बोल दूं, इसका रेट कांस्टेंट में यदि K1 बोल दूं, तो रेट जो होगा वो मेरा होगा K1 टाइम्स इंटू ये पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स इंटू इनकमिंग लिक्विफाइड, हाँ सर, प्लस K2 टाइम्स मेरा न्यूक्लियोफाइल इन सॉरी मेरा कॉम्प्लेक्स, जिसको मैं सी लिख देता हूँ खाली, इनटू वाटर। क्या ये बात सभी को क्लियर है? हाँ। तो क्या मैं अगर यहाँ पे साइड में लिखूं रेट की इक्वेशन मेरी आप सभी को समझ में आ रही होगी, आपका कॉम्प्लेक्स आ जाएगा इस डब्बे में, इनटू ये आपका K1
टाइम्स आपका आ जाएगा आई दैट इज इंटरमीडिएट प्लस K2 टाइम्स मानी। क्या ये बात आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ रही है? सर बिल्कुल आ रही है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना और समझने की कोशिश करना। अगर मैं वाटर को एक्सेस में ले लूं, याद होगा आपको जब हम हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर पढ़ रहे थे इन एसिडिक या बेसिक मीडियम में जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर हम बोलते हैं कि अगर हमने इस H2O को एक्सेस में ले लिया, जो कि हम जनरली लेते ही हैं, H2O को अगर मैंने एक्सेस में ले लिया तो लगभग लगभग पानी की कॉन्सेंट्रेशन भी आपकी कांस्टेंट हो जाएगी। अगर मान लीजिए मेरे पास ये 50 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, 50 में से मैंने इसके 5000 मॉलिक्यूल से लिए। अब 5000 में से मान लेते हैं 20 रिएक्ट कर गए, तो लगभग इसके बचे होंगे 4980। तो लगभग लगभग इसके कंपैरिजन में तो यार पानी आपका कांस्टेंट ही है ना, 20 मॉलिक्यूल का क्या ही 5000 और 20 में क्या वो मुकाबला, कोई मुकाबला नहीं है। तो हम बोल देते हैं K इंटू H2O जो टाइम होगा ना, K इंटू H2O मिलके एक नया कांस्टेंट बना देगा जिसको हम KS बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, KS बोलते हैं। तो अल्टीमेटली हमारी जो रेट की इक्वेशन हो जाएगी इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट, वो मेरी आ जाएगी KS दैट इज सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, और सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ये इनटू सॉरी प्लस K1 टाइम्स आपका यहां पर आ जाएगा, आई शुड राइट आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इनटू, और आपका हो जाएगी कॉन्सेंट्रेशन टू दी कॉम्प्लेक्स, जिसको मैं पूरा लिख सकता हूँ। मान लेते हैं P2A2XL करके कुछ मेरा कॉम्प्लेक्स होगा, उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। इस आदमी को कहीं कहीं पर लिखा गया है कि ये हमारा K ऑब्जर्व होता है, तो K ऑब्जर्व यहाँ पर आ गया। अच्छा, यहाँ पर हो क्या रहा था इनिशियली, हमारे पास ये रिएक्शन जो है वो, अगर मैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन इसके थ्रू देखूं, तो यहां तक ये रिएक्शन मुझे बहुत प्यार से, बहुत प्यार मोहब्बत से सेकेंड ऑर्डर नजर आ रही थी। अब यहां पर आ रहा हूं, यहां पर कुछ अलग ही नजर आ रही है, क्योंकि अब मेरा जो फाइनल रेट है वो बन चुका है K ऑब्जर्व इनटू इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के इक्वल। तो ये मुझे फर्स्ट ऑर्डर की तरह नजर आ रही है नहीं आ रही, बट होता ही है, ये हमारी बन जाती है क्योंकि आपको पता है जो लगती है होनी चाहिए आपकी ड्यू टू एक्सेस। जब हमने बात करा था, हमने जब सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन एक्सेस ली थी, तो हमने बोल दिया था उस रिएक्शन को सूडो फर्स्ट ऑर्डर। तो ये रिएक्शन भी हमारी सूडो फर्स्ट ऑर्डर की कैटेगरी में आएगी। तो यहाँ पर हमारा जो ऑर्डर है वो भी हमने यहाँ पर ऑर्डर नहीं ऑर्डर आएगा, बहुत अच्छे तरह से डिफाइन कर लिया। तो ये हमने मैकेनिज्म भी यहाँ पर देख लिया। एक बार जस्ट हैव ए लुक एट दिस पर्टिकुलर स्लाइड दैट इज फ्रॉम आवर प्यारी सी बुक। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, एसोसिएटिव SN2, ठीक है, स्टेरिक हो गया। फिर इन्होंने बोला इनकमिंग लिगेंड जो है वो कहीं से भी अटैक कर सकता है, स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि अबव ये भी हो सकता है बिलो भी हो सकता है। 5 कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट। फर्दर मोर इन्होंने बोला कि प्लैटिनम के पास आपका वेकेंट PZ ऑर्बिटल होता है, जिसकी एनर्जी क्या होती है, रिलेटिवली लो होती है। वो आपको याद होगा स्प्लिटिंग इन हमने PZ स्क्वायर प्लेनर पढ़ी होगी, तो वहां से आप देख सकते हैं। एक्सेप्ट क्या कर सकता है आपका जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय द इनकमिंग लिगेंड, स्क्वायर प्लेनर आपकी ये बन जाती है। फिर आपकी जो है वो स्क्वायर पिरामिडल स्पीशी बनती है पहले, विच अल्टीमेटली लीड टू द ट्रांसफॉर्मेशन इनटू द ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये मैंने स्क्वायर पिरामिडल बनाई ही है, जो अल्टीमेटली ट्रांसफर हो गई ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में। तो ये आपकी अल्टीमेटली उसमें जाती है, दैट इज अल्टीमेटली स्टेबल। बाकी आप चाहें तो आप यहाँ पर इसको और चीजों को भी पढ़ सकते हैं। तो ये था हमारे पास इस मैकेनिज्म में। अब हमें इसके इंपॉर्टेंट पार्ट पर जाना है। अभी यहाँ तक इंपॉर्टेंट था, सॉल्वेंट वाला इंपॉर्टेंट हो सकता है, उससे रिलेटेड कुछ चीजें पूछी जा सकती हैं कि रेट बढ़ गया, ये हुआ कैसे, या सूडो फर्स्ट ऑर्डर के बारे में ये पूछा जा सकता है अभी तक। अब जो पूछा जाएगा वो मेरे हिसाब से पक्का पूछा जाएगा, क्योंकि अब आ रहे हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग और उसमें ट्रांस इफेक्ट आएगा, तो लगभग लगभग उससे सवाल गारंटेड है। तो उसको ज्यादा ध्यान से बिल्कुल एकदम फोकस बढ़ा लिएगा और अच्छे से देखिएगा। अब हमारे सामने आ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी माई या फिर योर ट्रांस इफेक्ट और उसकी थ्योरीज होंगी। इस पर बेस सवाल पक्का आएगा ही आएगा, मान के चलिए। तो ये एंड में करेंगे। बाकी इन सारे छोटे मोटे फैक्टर्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं कि अगर ओवरऑल आ जाएगा तो किस प्रकार वी हैव टू आंसर दिस। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसा कि आपकी अजय हिसाब की किताब में दी हुई ये 6 फैक्टर्स दिए हुए हैं, इन्हीं पर डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले नेचर ऑफ एंटरिंग लिगेंड। तो यहाँ पर जो मेन बात रखी गई वो ये रखी गई आपकी, अकॉर्डिंग टू अ थ्योरी विच इज नोन एज SHAB, कहीं लिखा हुआ आपको दिखेगा, दैट इज सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड, सॉफ्ट हार्ड एसिड बेसिस की वो थ्योरी मानी जाती है। वो ये कहती है कि बस जो भी आपके सॉफ्ट लिगेंड्स होते हैं वो आपके सॉफ्ट के साथ बॉन्ड बनाते हैं, सॉफ्ट वाले सॉफ्ट के साथ बॉन्ड बनाते हैं, और जो हार्ड वाले हैं वो आपके हार्ड के साथ बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, सॉफ्ट वाले सॉफ्ट के साथ, हार्ड वाले हार्ड के साथ। सर ये सॉफ्ट और हार्ड क्या होते हैं? तो सॉफ्ट का अगर मैं एक आपको खासियत बताऊं या पहचानने का तरीका बताऊं, जो हमारे सॉफ्ट वाले लोग होते हैं, सो दे आर लाइक, क्या बोला जाए इनको, सॉफ्ट वाले जो हमारे होते हैं दे आर
एक तो इनका साइज छोटा होगा या फिर चार्ज ज्यादा होगा, दोनों में से कुछ भी आपके देखने को मिल सकते हैं। वेयर एज अगर जो दूसरे वालों की मैं बात करूं तो आप उनको इजीली बता सकते हैं इसी का ऑपोजिट होगा। तो ये यहाँ पर इन्होंने बोला कि इन चीजों पर ये डिपेंड करता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लिगेंड्स आर मोर सॉफ्ट वाले जो होते हैं, जो ज्यादा पोलराइजेबल होते हैं। पोलराइजेबल आप सभी को पता ही है क्या होगा आपका, स्मॉल कैटायन आपका जहां पर छोटा चार्ज होगा अगर हमारे पास, एंड देन अल्टीमेटली हमारे पास जैसे कि हम बात कर सकते हैं चार्ज आपका क्या होना चाहिए, वो ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पर ये लिगेंड्स की बात कर रहे हैं तो लिगेंड्स में हमारे पास जो है वो चार्ज हमें ऑब्वियसली ज्यादा ही चाहिए, एंड देन साइज जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, ज्यादा पोलराइजेबल का, तो वो भी हमें पता ही है। तो मोर इफेक्टिव टुवर्ड्स क्या होंगे, सॉफ्ट सबस्ट्रेट होंगे। बाकी ऑनेस्टली बताऊं बहुत ज्यादा काम का है नहीं, पता नहीं क्यों ही लिख रखा था बट मैंने करा देता हूँ। इस वाली चीज को आप फिर भी एक बार देख सकते हैं कि प्लैटिनम को आपको पता होना चाहिए कि एक सॉफ्ट सबस्ट्रेट होता है। ये क्या होता है, मोर पोलराइजेबल लिगेंड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके ज्यादा बढ़िया इसके लिए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। बस ये बात आपको पता होनी चाहिए, मतलब यही पूरा लगभग इसका मकसद था मेरा। अब सेकंड जो है यहाँ पर पॉइंट नहीं लिखा हुआ, दैट इज नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप। अब लीविंग ग्रुप की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर लीविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, वो यार जो जल्दी लीव कर ले, मतलब अच्छा लिविंग ग्रुप हो। ज्यादातर मैं बात करूं तो वो यहाँ पर इसके बारे में और भी चीजें दी हुई हैं कि यहाँ पर अलग अलग तरीके के आपके लिगेंड्स होते हैं, वो किस किस तरीके के जो है वो लीव करते हैं, उनकी लीविंग एबिलिटी क्या है, जिसमें आपको NO3 नेगेटिव सबसे ज्यादा दिखेगा, वेरा साइनाइड आपको जाता हुआ बिल्कुल नजर नहीं आएगा। ओवरऑल आपको रेड भी हुआ है पर एज सच कोई लॉजिकली वो ज्यादा काम का नहीं है, ठीक है, इसीलिए मैंने उसको बहुत ज्यादा नोट नहीं करा, लिख कर नहीं लाया। तो बता दूं ओवरऑल बस मोटी मोटी बात बता दें, NO3 बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, साइनाइड बहुत बेकार लिविंग ग्रुप होता है। काइंड ऑफ यू कैन कंसिडर इट की स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होंगे वो अच्छे कॉम्प्लेक्सेस, स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। या फिर पाई बॉन्डिंग यहाँ पर आपको वो भी आ जाएगा कहीं ना कहीं, आपका जो बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट आ सकता है, बट लेट दैट भी, इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, पढ़ना हो तो आप वहां से पढ़ ही सकते हैं। अब नेक्स्ट वी हैव इस चार्ज इफेक्ट, इसको मैं बोलूंगा थोड़ा सा ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है यार। यहाँ पर आपको 4 कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं, इन साइंटिस्ट साहब ने इसकी कराई हाइड्रोलिसिस और उन्होंने मेजर करा और पाया कि यार ये तो रेट सेम है। मतलब अगर इन चारों कॉम्प्लेक्सेस को मैं देख सकता हूँ, इस पर 2 नेगेटिव चार्ज, इस पर 1 नेगेटिव, ये न्यूट्रल, यहाँ पर आपका +1 चार्ज है, ये लॉजिकली आपका जो है वो इस पर रेट कुछ ना कुछ अगर चार्ज पर डिपेंड करता तो कुछ अलग रेट आता। मतलब पानी से रिएक्शन कराई तो रिएक्शन मतलब लिगेंड ये पानी, तो वहां पर रेट आना चाहिए, बट ऐसा नहीं था, बहुत हल्का छोटा मोटा फर्क था। फिर उन्होंने देखा कि क्या बोल सकते हैं, क्या समझा जा सकता है, क्योंकि डिफरेंस तो है चार्ज में बट वेरिएशन नहीं आ रहा रेट में, तो ऐसा क्यों है। तो पता ये चला, बात ये लगी, ये सामने आई कि साहब हिसाब किताब कुछ ऐसा है, हिसाब किताब कुछ ऐसा है कि हमारे पास यहाँ पर चार्ज तो है, ठीक है, अब चार्ज ज्यादा है तो उससे हो क्या रहा है, चार्ज ज्यादा होने की वजह से जहां पर आपको हायर पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, जैसे कि मैं यहाँ पर मान लेते हैं +1 या इस वाले को मान लेते हैं, तो जहां पर हायर पॉजिटिव चार्ज है वहां पर लिगेंड को ज्यादा अट्रैक्शन मिलेगी। हाँ, तो लिगेंड को अगर ज्यादा अट्रैक्शन मिलेगी तो लॉजिकली क्या होगा सर, अगर लिगेंड को ज्यादा अट्रैक्शन मिलेगी तो हमारा यही बाहर वाला लिगेंड आएगा, जल्दी से इसको हटा दे। ऑन दी अदर हैंड अगर हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, उस केस में हमारे पास मेटल और लिगेंड का बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग हो, तो हुआ क्या, ये जो PTCl बॉन्ड था, एक तो ये स्ट्रॉन्गर है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। दूसरा जो बाहर से लिगेंड आ रहा है वो भी ज्यादा आ रहा है, तो दोनों ही फैक्टर एक दूसरे को ऑपोजिट है, कॉन्ट्रडिक्ट किए, तो दोनों एक दूसरे को के इफेक्ट को नलीफाई कर रहे होते हैं। ये यहाँ पर ये किताब कहना चाहती है और मैं भी यही समझ पाया यहाँ से कि यहाँ पर दोनों इफेक्ट जो एक दूसरे को वो नलीफाई कर रहे हैं, तभी आपको बहुत छोटा हल्का फुल्का वेरिएशन दिख रहा है। और तभी ये लाइन भी लिखी हुई है, PTCl बॉन्ड ब्रेकिंग एंड PTCl बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों बराबर की इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर हम कोई रिएक्शन पढ़ेंगे तो बॉन्ड टूटना और दूसरा बॉन्ड बनना इज ऑलमोस्ट इक्वली बात होनी चाहिए, दोनों ही जो है बढ़िया हो जाए तो मजा आ जाएगा, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पर आता है फोर्थ इफेक्ट जो लिखा नहीं है, अगेन वो आता है आपका स्टेरिक इफेक्ट ऑफ नॉन लीविंग, जो लीव नहीं कर रहा उस पर। तो यहाँ पर इन्होंने बात करी है, जैसे कि हम बात करते हैं अगर ऑक्टाहेड्रल कोई कॉम्प्लेक्स है मेरे पास, तो ऑक्टाहेड्रल में क्या देखते हैं हम सर, डिसोसिएशन देखते हैं। और हमारे पास अगर स्क्वायर प्लेनर हो तो उसमें आप सभी को पता है हम एसोसिएटिव देखते हैं। अगर मेरी स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती है तो यहाँ पर मेरा रेट बढ़ जाता है। तो अगर मेरी स्टेरिक हिंड्रेंस को मैं SS से लिख रहा हूँ, हिंड्रेंस लिख देता हूँ, अगर यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ी तो मेरा यहाँ पर जो है वो रेट बढ़ जाता है, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए स्टेरिक यहाँ पर जब मैं 6 से 7 पर गया तो मैंने बहुत भारी भरकम कर दिया और वो अनस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ गई, तो जल्दी से मेरा रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट कर जाएगा। वेराज अगर मैं स्क्वायर प्लेनर की बात करूं, वेराज अगर मैं स्क्वायर प्लेनर की बात करूं तो यहां पर क्योंकि हमारा एसोसिएटिव मैकेनिज्म होती है, अब यहां पर इसका उल्टा होता है कि स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो हमारी क्या कर देती है,
डिक्रीज कर देती है रेट ऑफ रिएक्शन को। तो जितनी अच्छी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस, उतनी ही हमारी जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाती है। ये यहाँ पर हमें इसका उल्टा देखने को मिलता है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारी कम हो जाती है, बिकॉज दिस इज गोइंग थ्रू दी एसोसिएटिव मैकेनिज्म। इस बात को आप बस याद रख लिएगा, बाकी और कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। देन सॉल्वेंट इफेक्ट आप सभी को पता है, हमने पढ़ के भी आ गए कि क्या हुआ था सॉल्वेंट्स के आते ही, क्या क्या चेंजेस आए थे, वो सब हमने बहुत डिटेल में देख रखे हैं। यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है थोड़ा सा और सॉल्वेंट्स के बारे में कि होता क्या है सॉल्वेंट, कौन सा बढ़िया सॉल्वेंट, कौन सा बेकार सॉल्वेंट। तो इन्होंने बस सिंपल बात करी, कुछ ऐसे सॉल्वेंट्स होंगे, कुछ ऐसे सॉल्वेंट होंगे जो अच्छे से बाइंड कर सकते हैं, मतलब दे आर समवन जो कोऑर्डिनेशन एबिलिटी रखते होंगे। कुछ ऐसे सॉल्वेंट होंगे जो नहीं रखेंगे, जैसे कि CCl4 कोई खास कोऑर्डिनेटिंग एबिलिटी नहीं रखता। यहाँ पर लोन पेयर कोई खास है नहीं सेंट्रल मिडल में, हाँ Cl के पास है बट ऑलरेडी बॉन्ड बना रखा है तो इतना ज्यादा फेवर नहीं करेगा। यहाँ पे टर्शरी आपका आई थिंक ब्यूटेनॉल या आपको टर्शरी ब्यूटॉक्साइड दे रखा है, दैट इज ये इंसान होगा। तो यहाँ पर ये आ गया। देन हमारे पास जो सेकंड साहब है वो बेंजीन आ गए। तो इन सभी की जो कोऑर्डिनेटिंग एबिलिटी है वो कोई खास नहीं। तो देखा ये गया हमने इस आदमी की रिएक्शन कराई। यहाँ पर एक शायद ये गलती से लिख दिया, इस आदमी की हमने रिएक्शन कराई, इफेक्ट ऑफ द सॉल्वेंट हमने Cl नेगेटिव लिया ये वाला, जिसकी आइसोटोप अलग थी 36 आइसोटोप। ये आपका होता है वो आपका 35.5 वैसे एवरेज मानते हैं, बाकी हमारे पास आपको पता है ना 35 और 37 होता है, 35 37 की दो आइसोटोप्स होती हैं। तो ये जो भी होगी हमने 36 वाली आइसोटोप से रिएक्शन कराई और हमने रेट को ऑब्जर्व किया और हमें ये पता लगा कि सॉल्वेंट इन विच रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्लोराइड। हमें ये तीनों चारों सॉल्वेंट मिले और इन चारों पर क्लोराइड आयन पर डिपेंड कर रहा था क्या, रेट। तो पता ये लगा जो गुड कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट है, जैसे कि डाइमसाइल सल्फोन ऑक्साइड, सल्फोनाइल ऑक्साइड, क्या नाम था भूल गया मैं इसका, पानी, ये सारे क्योंकि अच्छे कोऑर्डिनेटिंग लिगेंड्स हैं, ये क्या करते हैं ऑलमोस्ट एक अलग ही पाथ के थ्रू इनका मैकेनिज्म हुआ, जैसा कि हमने बात करी रखी है। इनके लिए ये देखा गया कि हमारा जो गुड सॉल्वेंट होगा के ऑब्जर्व जो है वो इंक्रीज होगा। तो जितना बढ़िया सॉल्वेंट मतलब जितनी अच्छी उसकी कहीं ना कहीं लीविंग एबिलिटी, सॉरी कोऑर्डिनेटिंग एबिलिटी, उतना बढ़िया वो आपका जो है वो रेट बढ़ाएगा। तो रेट सबसे ज्यादा कहां पर होगा, आपका DMSO में होगा। वेरा जो बेकार कोऑर्डिनेटिंग लिगेंड वाले हैं वो आपका क्या बोलेंगे, जैसे कि आपका इन्होंने दे रखा है CCl4 CCl5 देन स्टेरिकली हिंडर्ड अल्कोहल जो मैंने बनाया था ना पीछे टर्शरी वाला, वो सारे लोग क्या है बेकार आपके कोऑर्डिनेटिंग एबिलिटी रखते हैं। तो इन सभी पर जो रेट डिपेंड करेगा दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ क्लोराइड आयन, जो कि आप याद रख सकते हैं, जो हमने वहां पर बात करी थी, दैट इज यहाँ पर हमने सूडो फर्स्ट ऑर्डर में करा था ना। तो कहीं ना कहीं वहीं पर ये सारा का सारा दारोमदार जाता है कि ये तो कुछ इंटरफेयर करेंगे नहीं। तो हमारा जब हमारे पास ये लोग कुछ इंटरफेयर करेंगे नहीं तो रेट मेरा टोटली हो जाएगा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स टाइम्स आपका जो है वो क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इनके केस में मुझे सूडो फर्स्ट ऑर्डर वाली जो मैंने प्रॉपर रिएक्शन लिखी थी, फिर वो डिपेंड करेगा मैं ज्यादा ले रहा हूँ या कम ले रहा हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माई आपका जो भी मेरा सॉल्वेंट है। ठीक है, तो वहां पर ये इस तरीके से हमने ये बात करी थी, तो वही ये लगभग लगभग सेम ही बात है। तो ये हमारे हैं 5 मोटे मोटे फैक्टर्स। अब जो छठा फैक्टर है ट्रांस इफेक्ट, सवाल पक्का मान के चलिए उसकी एप्लीकेशन डिटेल में उसको पढ़ते हैं, थोड़ा सा टाइम देके उसको बिल्कुल पढ़ेंगे, अच्छे से उसकी थ्योरी समझेंगे और आप बिल्कुल अब और ज्यादा फोकस बढ़ा लिए। लास्ट टॉपिक है, अगर आपने बहुत लंबी वीडियो देख ली तो आप जाइए कहीं टहल वहल के आइए, आराम से आके फिर इसको कंटिन्यू करिएगा, पर वीडियो को बिना देखे मत जाइएगा क्योंकि पेपर में आपका जो सवाल है वो वहीं से आने वाला है। स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना ट्रांस इफेक्ट। यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, सवाल पक्का लगभग आने ही वाला है यहाँ से। तो सिंपल भाषा में अगर समझाऊं, मेटल है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है मेरे पास, यहाँ पर ये दो लिगेंड लगा दिए मैंने, यहाँ पर एक लगा दिया मैंने लीविंग ग्रुप, इसके सामने मैंने लगा दिया एक एक्स। ठीक है, या फिर मैं एक और काम करता हूं, यहाँ पर इस वक्त मैं मान लेता हूं ये दोनों मेरे लीविंग ग्रुप है। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी लीव कर सकता है। अब सर कौन सा करेगा वो हमें कैसे पता लगेगा, मान लेते हैं कोई इनकमिंग लिगेंड आएगा, सर आप मुझे बताइए कौन सा लीव करेगा। आपने बता दिया ठीक है लिविंग ग्रुप है, पर क्या मतलब हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर आई लगेगा या फिर सर यहाँ पर आई लगेगा, ये हमें कैसे पता लगेगा जरा बताइए। तो यही चीज मैं नहीं बताऊंगा, यही चीज आपको ट्रांस इफेक्ट बताएगा कि जिस भी लिगेंड का इन दोनों लिगेंड में से जिन दो कौन से जो लिविंग ग्रुप के अलावा जो दो लिगेंड है उनको हम बोलते हैं स्पेक्टेटर लिगेंड, उन लिगेंड की क्या टेंडेंसी है, उन लिगेंड की क्या टेंडेंसी है, उन लिगेंड का ट्रांस इफेक्ट कितना है, उसी पर सारा का सारा दारोमदार रहेगा कि लिगेंड कहां पर आएगा। अगर इस पर्टिकुलर लिगेंड का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है तो ये ट्रांस इफेक्ट की वजह से क्या करेगा, इस वाले को लात मार के बाहर कर देगा और यहां पर हमारा जो है वो इनकमिंग लिगेंड आ जाएगा। अगर इस वाले लिगेंड का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होगा तो इसका उल्टा होगा। क्या उल्टा होगा, ये वाला लिगेंड लात मार के बाहर कर दिया जाएगा और ये वाला हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ना कि ये वाला। आई होप तो समझ में आएगा बेसिक
पूरा दारोमदार ट्रांस इफेक्ट पे। थोड़ी सी सीरीज भी देख लेंगे, थोड़ा सा आइडिया लेना है आपको किस तरीके से हमारा जो है वो रहता है। तो ट्रांस इफेक्ट का ये है हमारे पास बेसिक चीज। तो होता क्या है, जो स्पेक्टेटर लिगेंड है, जिस लिगेंड का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, वो या तो आप बोलना चाहें कि सामने वाले लिगेंड को बोलते हैं आप जल्दी चले आओ, या फिर जो इनकमिंग लिगेंड है उसको बोलते हैं कि आप मेरी ट्रांस पर आओ। अगर इस इंसान का ट्रांसफेक्ट ज्यादा है तो ये कहेगा भाई तुम मेरी ट्रांस पोजीशन पर आना यहाँ पर। वेराज अगर इस वाले का ट्रांसफेक्ट ज्यादा होगा तो ये बोलेगा भाई तुम मेरी जगह पर आना, मेरे ट्रांस पर आना। तो ये है ट्रांस इफेक्ट की पावर, ये है ट्रांस इफेक्ट की ताकत। एक बार आप इसको प्लीज देख लीजिए। लिगेंड जो लॉस नहीं होगा उसको हम स्पेक्टेटर लिगेंड बोलते हैं। इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट लिगेंड या रेट ऑफ रिएक्शन, ये आपका आ गया ट्रांसफेक्ट। आई होप सो आप लोग इसको पढ़ रहे होंगे, मैं बहुत स्पीड में पढ़ रहा हूँ इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा होगा। ठीक है जी, तो ये है हमारे पास बेसिक फंडा बिहाइंड द ट्रांसफेक्ट। अब देख सकते हैं आप हुआ क्या, यहाँ पर इन्होंने एक एग्जांपल जैसे कि आप सभी के सामने ले लिया कि लिगेंड एक्स ट्रांस टू लिगेंड एल, एल के जो ट्रांस वाला है वो हमारा जो है वो रिप्लेस कर दिया गया बाय दिस पर्टिकुलर वाई। तो हम बोलेंगे ये जो एल है इसने क्या करा है, लेबलाइज। आपको बताया ना लेबलाइज, या फिर आपका दूसरा क्या इनर्ट। तो लेबलाइज मतलब रिएक्टिव। तो ये एल जो है इस एक्स को क्या कर रहा है, रिएक्टिव बना रहा है, अपने सामने वाले अपने ट्रांसपोजिशन वाले लिगेंड को रिएक्टिव बना रहा है। दिस इज नोन एज माई ट्रांस इफेक्ट। प्यारा सा, आई होप तो ये समझ में आया होगा। अब यहीं पर ये हमारी सीरीज है ट्रांस इफेक्ट की, जिसका आप ऑर्डर लगभग लगभग याद रखिएगा। जैसे ये लोग हैं, ये सारे जो पहलवान है ये सारे हमारे हैं पाई एक्सेप्टर वाले। आई होप सो आपको याद होगा, पाई एक्सेप्टर वाले हैं। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर PR3, ये सारे लोग हैं। ये आपका है थायोयूरिया, जिसको हम TU भी आगे लिखेंगे। देन CCH5 दैट इज योर बेंजाइल रिंग। देन NO2 आ जाएगा यहाँ पर, एंड सो ऑन। ये हमारे सारे के सारे लिगेंड्स आ रहे हैं। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बच्चे बच्चे हैं, जैसे कि आपका आयोडाइड ब्रोमाइड, ये सारे के सारे जो एंड की तरफ आ रहे हैं OH नेगेटिव पानी। तो ये लो एंड बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या, ये इन्होंने बोला है दी आर पाई एक्सेप्टर, जैसे कि मैंने बोल दिया, एंड दे आर स्ट्रॉन्ग ट्रांस डायरेक्टर। वेयर ये जो बच्चे लोग हैं जैसे कि ये एंड वाले, ये हमारे जो है वो लो एंड की तरफ होते हैं, और इनको हम बोलते हैं दे आर वेरी पुअर ट्रांस डायरेक्टर। आई होप सो बेहतरीन तरीके से आप इस पर्टिकुलर चीज को समझ पा रहे होंगे। देन यहाँ पर एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है कि जो स्ट्रॉन्ग ट्रांस डायरेक्टर होगा वो क्या कर देगा, आपका रैपिड सब्स्टिट्यूशन करेगा। लॉजिकल सी चीज है, हाँ सर बिल्कुल है, ठीक है। एंड देन हमारे पास यहाँ पर अगर हम बात करें तो ट्रांस इफेक्ट क्या है आपका जो है वो प्रमोट करता है रैपिड सब्स्टिट्यूशन, ये तो हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पर आप देखिए, जैसे यहाँ पर मैं बात करूं यहाँ पर हो क्या रहा है, ट्रांस इफेक्ट का क्या कारण, क्या हिसाब किताब पढ़ रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये आपका क्या है PET3, ये क्या है आपका, ये आपका कहीं ना कहीं पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, काफी बढ़िया। और यहाँ पर आपका जो है वो कोई एज सच आदमी नहीं है, और ये भी आपका, हाँ आई होप सो, ये भी आपका जो है वो बढ़िया पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। तो ये भी पाई एक्सेप्टर, ये भी पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। या फिर मैं कन्वर्सली बोलना चाहूँ कि ये मुझे ट्रांस इफेक्ट का यहाँ पर ऑर्डर दिया हुआ है कि ये भाई बहुत खतरनाक ट्रांस इफेक्ट शो करेगा, ये उससे कम, ये उससे कम। तो होगा क्या, ये अपने सामने वाले बंदे की बॉन्ड लेंथ में चेंज कर देगा। सर क्या मतलब कहने का, बेटा देखो यहाँ पर इस पर्टिकुलर आदमी का ट्रांस इफेक्ट क्या सबसे ज्यादा है, मुझे बताओ। अगर मुझे इस पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ना है तो मुझे इस पर्टिकुलर बॉन्ड को वीक करना पड़ेगा, यानी हाँ। अब मैं वीक कैसे कर सकता हूँ, बॉन्ड ऑर्डर घटा के, हाँ सर, या फिर बॉन्ड लेंथ बढ़ा के, हाँ सर, बात तो आपने बिल्कुल सही की किया। तो सर हम ऐसा करते हैं, बॉन्ड लेंथ बढ़ाते हैं। हाँ बेटा देखो, ये मेरा सीधा सा सिंपल सा PTCl4 जिसका डाइपोल मोमेंट नेट 0 है, यहाँ पे कुछ भी अलग लिगेंड नहीं है, इसमें मेरी बॉन्ड लेंथ आ रही है 200। जैसे ही मैंने एक ट्रांस इफेक्ट वाला इंसान लगाया तो अब देखो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ में चेंज आ गई। हाँ सर, बॉन्ड लेंथ हमारी जो है वो बढ़ गई। तो मतलब इस बॉन्ड पर कुछ ना कुछ वीकनेस डेफिनेटली आई होगी। यहाँ पर अगर मैं बात करूं सर जी ये तो और भी ज्यादा बढ़ गई, यहाँ पर और ज्यादा ये बॉन्ड वीक हो गया होगा, और ज्यादा आसान तरीके से हम इस लिगेंड को, इस Cl लिगेंड को इस पर्टिकुलर केस में बाहर पहुंचा सकते हैं। आई होप सो आप समझ पा रहे होंगे। अब हम आते हैं अपने एप्लीकेशन ऑफ ट्रांस इफेक्ट की तरफ, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सारे के सारे अजय साहब की किताब से ही मैं यहाँ पर कराने जाऊंगा, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही है कि आप को जो है वो सिंथेसिस करानी है। मेजरली आपको जो यहाँ सिंथेसिस करानी होगी दूसरे दूसरे लोगों की, उसी पर बेस सवाल आया हुआ है, दैट इज सिस एंड ट्रांस प्लेटिन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने आई होप नाम सही लिया होगा, प्लेटिन होता है यानी यार, मतलब ठीक है मैं कॉम्प्लेक्स देता हूँ। वैसे मुझे याद आ रहा है यही हमारा सिस ट्रांस प्लेटिन होता था, बाकी आप लोग देख लीजिएगा एक बार प्लीज। ठीक है, तो ये इन दोनों का सिस भी बनाना है, ट्रांस भी बनाना है। कहाँ से आपको ये जो है वो PTCl से एक फॉर्म बनानी है, और एक फॉर्म आपको बनानी होती है PTNH3 से। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, जब मैं PYQ कराऊंगा तो आपको पक्का ये सवाल आपकी आंखों के सामने होगा। अच्छा सर ऐसी बात है, हाँ बिल्कुल जी होगा। आइए देखते हैं क्या करना है। तो अगर मुझे यहाँ से कुछ देखता हूँ मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैंने NH3 ऐड कर दिया, बढ़िया सर कर दिया। तो पहली बार तो मैं किसी को भी हटा सकता हूँ, तो मैंने मान लीजिए यहाँ पर NH3 लगा दिया, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन केम कि हमारा जो ट्रांस इफेक्ट है
वो किसका ज्यादा है। अगर मुझे दूसरा मोल NH3 का डालना है तो किसको मैं बाहर करूं, किस इंसान को मैं लात मार के बाहर करूं। तो यहाँ Cl, ये Cl, ये हमारे पास Cl है। तो क्या हमारे पास NH3 है इस पर्टिकुलर सीरीज में? तो यहाँ पर ऐसा NH3 का हमारा मुझे नहीं दिख रहा। हाँ, ये रहा हमारा NH3 का ट्रांस इफेक्ट, ये रहा मेरा Cl का ट्रांस इफेक्ट। बताओ कौन जीता सर जी? Cl जीता। तो क्या NH3Cl को बाहर निकाल पाएगा? ध्यान से स्ट्रेट नो। तो यहीं से मुझे कहीं पर से भी मैं या तो ये Cl निकाल लूंगा और मेरा जो है यहाँ एक NH3 लग जाएगा, साथ में यहाँ पर एक NH3 लग जाएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं दिस इज गोइंग टू बी योर सिस आइसोमर। जरा यहाँ पे Cl लगाओ सर जी, पहले वाले में तो आप कहीं पर भी लगा दीजिए। तो मैंने मान लेते हैं यहाँ लगा दिया। अब हमने जैसे कि अभी बात करी कि Cl का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, तो Cl अपने ट्रांस वाले अमोनिया को इस बार बाहर कर देगा और ये Cl और यहाँ NH3 लग जाएंगे। दिस इज गोइंग टू बी योर ट्रांस आइसोमर। आई होप सो आप समझ पाए होंगे क्या है ये हमारा हिसाब किताब। बढ़िया सा, ठीक है जी। तो ये यहाँ पर आपके सामने रख दीजिए। अब यहीं पर आपको जो है ये तो PYQ में आया हुआ है, बट शायद और ज्यादा थोड़े कम इसकी वैरायटी पूछी गई। जैसे कि एक ये आइसोमर है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन कर दी चीजें, सो दैट्स वाई ये हमारा थोड़ा एग्जाम में नहीं आया हुआ अभी तक, बट आ सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ट्रांस इफेक्ट का मैं ऑर्डर आपको लिख दूं, क्योंकि जो जो मैं लिखता जा रहा हूँ आपको थोड़ा थोड़ा याद होता रहे तो बढ़िया रहेगा। तो दिस इज गोइंग टू बी द ट्रांस इफेक्ट ऑफ दी इस पर्टिकुलर इंसानों का। ठीक है, अब आइए यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार हम इनको बना सकते हैं। जैसा उन्होंने बोला है वैसे ही बनाते हैं। PTCl4 से हम चालू होते हैं एकदम। और मुझे क्या बनाना है, एक बार सिस बनाना है, एक बार जो है वो ट्रांस बनाना है। मतलब ये कि एक बार Cl के सामने NH3 आ जाए, एक बार मेरा जो Cl है उसके या सॉरी Cl एक बार बराबर बराबर आ जाए और एक बार Cl आमने सामने आ जाए, ये मुझे करना है। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं यहाँ पर लॉजिकली सोचिए, क्योंकि इस प्रकार के जो सवाल है ना और भी ज्यादा आपको मिलेंगे, जहां पर आपको खुद कुछ ना कुछ प्रिपेयर करना होगा और आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे आप प्रिपेयर करें। तो मान लेते हैं मैं पहला, मुझे इतना पता है कि मुझे यहाँ पर 2 Cl चाहिए, मतलब एक NO2 एक NH3 डालना है। तो मैं लेट अज्यूम, मुझे कुछ नहीं आता, मैं NO2 डाल देता हूँ। तो बच्चा बच्चा बता देगा कि सर अगर आपने पहली बार NO2 डाला तो आप कहीं पर भी लगा दीजिए जहां आपका मन करे। मैंने कहा बिल्कुल सही बात बोली बेटा आपने। अब दूसरी बार सर आप NH3 डाल दिए, बेटा मुझे बताओ किसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा, Cl का NO2 का। तो क्या कर देगा, इसको लात मार के बाहर कर देगा। बताओ क्या बना सर जी? बनाइए। आई होप तो इसमें किसी भी बच्चे को छोटे से मोटा डाउट नहीं होना चाहिए। नहीं सर नहीं होगा। क्या बन गया जरा मुझे बताओ सर जी? ये बन गया आपका ट्रांस आइसो। बेहतरीन सर। ठीक है सर, तो आपने यहाँ पर पहले ये ऐड करा, फिर आपने ये ऐड करा, तो यहाँ ट्रांसफर किया। सर अगर हम ऐसा करें, यदि हम पहले यदि हम पहले एनो NH3 डाल दें तो हमने कहा बेटा डाल लो, एक बार देख लो क्या होगा, बता देख लेते हैं, करके देखते हैं। मतलब ऐसी बातें नहीं करनी हमें, हमें जो है वो करके देखना है। पहले डाल दिया। अब मैं अगर NO2 डालूंगा, मुझे बताओ एक बात, मुझे एक बात बस आप लोग बता दीजिए प्लीज कि ये NO2 में कहाँ लगाऊं। सर NO2 की अगर हम बात करें ना सर जी, Cl का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है अमोनिया से, तो सर एक Cl को आप बाहर कर दीजिए। तो हमारे पास जो है वो फाइनल प्रोडक्ट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी दिस आदमी ओनली। आई होप सो समझ में आएगा। कुछ लोग सोच सकते हैं कि सर आप इसको लात मार के बाहर क्यों नहीं कर रहे, तो बेटा फिर हमारा वापस रिएक्शन बैकवर्ड में चली जाएगी, तो फायदा ही क्या होगा हमारा इतना कुछ करने का। तो यहां से मैंने फाइनली बना लिया सिस आइसोमर। ठीक है जी, तो ये मेरा बन चुका है क्या, सिस आइसोमर। अच्छा, सिमिलर मैनर में मैं पहले एक पेज ले लूं। तो साहब सिमिलर मैनर में आप जरा इसके वो बना के देखिएगा, दैट आर योर आइसोमर्स। क्या है ये? आपका पीटी है, देन आपका C2H4 है, देन आपका NH3 है, देन आपका Cl2 है। इसके आप आइसोमर्स बना के देखिए। देन अल्टीमेटली यहाँ पर मैं ट्रांस इफेक्ट का ऑर्डर देख लेता हूँ। ये आपका ट्रांस इफेक्ट का ऑर्डर है, बनाइए जैसा आपने पीछे वाले केस करा था, सेम सिमिलर तरीके से ये बनेगा। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका रहेगा ये इंपॉर्टेंट। ये भी अगर पीछे वाला आ सकता है तो ये भी बिल्कुल आ सकता है। वैसे पीछे वाला ध्यान नहीं आ रहा मुझे, आया नहीं है, बट एनीवेज आई जस्ट वांट यू टू इन्फॉर्म दिस। देन आते हैं हम यहाँ पर अपना, अब जरा इसके बनाइए। PTPR3 होल ट्वाइस देन Cl2। सर जी ये तो हमारा वैसे ही बनेगा, सिस्प्लेटिन और वो जैसा। बिल्कुल सही बेटा, आपने एकदम सही बोला कि हमारा एग्जैक्टली वैसा ही, उसी प्रकार हम चलेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं PTCl4 ले लूं। द मोमेंट मैंने PTCl4 लिया, आप करके देख लीजिए, कुछ भी मैं ऐड कराना चाहूँ वो करा सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लेटर सपोज में करा देता हूँ। तो आपको एक चीज ध्यान में रखिए कि जब मुझे कहीं ना कहीं 2 लिगेंड हटा के 2 सेम लिगेंड लगाने हैं, तो मुझे दोनों बार कुछ ना कुछ दिमाग चलाना है, दोनों बार मुझे कुछ ना कुछ अलग करना है। सर अलग करने से क्या मुराद, आप थोड़ा समझा देते तो अच्छा लगता है। बेटा बिल्कुल समझाता हूँ। देखो ये हुआ, अब मुझे दूसरा मोल, क्योंकि मुझे पता है मुझे इसी का ऐड करना है, मेरी मजबूरी है कि मुझे दोनों मोल ऐड करने पड़ेंगे। तो हुआ ये कि मैंने करके देख लिया। अब यहाँ पर मैंने देखा अल्टीमेटली, तो ये मेरे हिसाब से इस आदमी का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, तो यहाँ Cl ये PR3 एंड देन अल्टीमेटली ये PR3 आ जाएगा। तो हुआ ये, क्या बन गया मेरा, आपका ट्रांस प्रोडक्ट बन जाएगा। तो बेटा ध्यान इस बात का आपको रखना है, जब हमारे पास कुछ ऐसे आ जाए जहां पर 2 3 लिगेंड हो, मतलब एक लिगेंड हो
सॉरी दो लिगेंड सेम हो, बाकी के दोनों अलग हो, तब मैं एक एक बार सेम कंपाउंड में कुछ कुछ वो डाल के देख लूंगा। जैसे यहाँ पर मैंने ये डाला, NO2 डाल लिया, एंड देन मैं कुछ और भी डाल सकता हूँ, ठीक है। वेयर एज अगर मैं यहाँ पर बात करूं, अगर मैंने यहाँ पर दो ऐसे एक ऐसा कंपाउंड देखा जिसमें सिर्फ दो लिगेंड है, मतलब दो और दो चार, मतलब दो, ये जैसे एक लिगेंड ये हो गया इसके दो हैं, एक लिगेंड ये हो गया इसके दो हैं। सिमिलर मैनर में अगर मैं देखूं यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक लिगेंड ये हो गया इसके दो हैं, एक लिगेंड ये हो गया इसके दो हैं। अगर ऐसा हो गया तो मुझे पहले एक बार इसके चारों वाला लेना पड़ेगा, एक बार इसके चारों वाला लेना पड़ेगा, और बाकी दोनों सेट। अक्सर कहना क्या चाहते हैं, एक बार देखो बेटा, इसके सीएल के चारों वाला मतलब PTCl4, ठीक है। इस पर मैंने 2 मोल अमोनिया लगाया, मुझे कुछ प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। अब मेरे पास क्या कोई और ऑप्शन था इस पर्टिकुलर केस में? नहीं सर, नहीं था, आपको अमोनिया ही डालना पड़ेगा। वेरएज यहाँ पर मैंने अब क्या करा, दूसरी बार जो है वो अमोनिया ले लिए चारों, सीएल डाला, तो मेरा फाइनल ये बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर सिनेरियो क्या था कि यहाँ पर मेरे पास ये दोनों तो सेम थे पर ये अलग थे। तो इस केस में मैं ये नहीं करूंगा कि एक बार PTCl के चारों ले रहा हूँ, एक बार PTNH3 के ले रहा हूँ, एक बार नहीं, ऐसे नहीं करूंगा। इस बार मैंने PTCl के ही चार लिए, पर एक बार पहले ये डाला, दूसरी बार ये डाला, कुछ अलग प्रोडक्ट मिला। आई होप आप गहराई समझ गए होंगे क्या मैं कहना चाहता हूँ एक्चुअल में। अगर गहराई आप समझ गए तो आप बिल्कुल बढ़िया रास्ते पर जा रहे हैं। देन आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट, और आई वुड से अच्छा एक कुर्नागोव टेस्ट वाला भी हमें देखना है, उसके बाद हम वो देखते हैं। तो पहले यहाँ पर इसकी बात अगर हम करें तो ये मेरा सिंथेसिस आएगा। इस पर्टिकुलर आइसोमर को आपको बहुत समझदारी से बनाना होगा, क्योंकि यहाँ पर इस बार हमने चारों को अलग लिया। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये वाला सवाल PYQ में आया हुआ, ये वाला सवाल आपका PYQ में आया हुआ है। तो मैं यहाँ पर पहले ट्रांस इफेक्ट का ऑर्डर लिख देता हूँ। सबसे आगे आएगा Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, पिरिडीन साहब, देन अमोनिया साहब। ये हमारा ट्रांस इफेक्ट का ऑर्डर बन जाएगा। तो कैसे अब हमें करना है ये यहाँ पर अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, और ये थोड़ा सा काइंड ऑफ इसमें दिमाग भी लगेगा। हो सकता है आपके दिमाग में कुछ और आ जाए, वो आप बिल्कुल उसको सोच के आप बिल्कुल करिएगा। बट मेरे पास या फिर हमारी जो प्यूरी शर्मा साहब की किताब है उन्होंने जो दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग यदि मैं चलना चाहूँ, तो सबसे पहले मैंने किसी को जिसको मन करा उसको हटा दिया। हाँ सर, यही तो करते हैं पहली बार, ये हटा दिया। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर Br नेगेटिव ऐड कर रहा हूँ। बताओ किसको हटाऊं? सर जी आप कोई से भी अगेन Cl को हटा दो। तो मैंने कहा ठीक है यार, बढ़िया, मजा आ गया। ये Br, यहाँ पे Cl। देन नेक्स्ट व्हाट आई हैव टू डू इज आई विल सिंपली ऐड द पिरिडीन। अब मुझे पता है पिरिडीन के सामने क्या किया जाए। सर पिरिडीन का मसला ये है कि आप Br का ट्रांसफेक्ट ज्यादा है Cl से, ये आप एक ऑप्शन ये आपके पास, तो क्या आप उसको हटा दो। बट आपको यहाँ पर हटाना किसको है? सर आपको यहाँ पर Cl को ही हटाना है डेफिनेटली। तो ऑब्वियसली मैं Cl को का ट्रांसफेक्ट यूज करके NH3 को तो नहीं हटाना चाहूंगा, क्योंकि मुझे बचाना किसको है? मुझे बचाना है यहाँ पर आपका NH3 मुझे चाहिए, Br मुझे चाहिए, मुझे इन दोनों को नहीं हटाना, मुझे इन दोनों में से किसी को हटाना है। तो मुझे बताओ NH3 क्या Cl को हटा सकता है? द आंसर इज नो। Br क्या Cl को हटा सकता है? द आंसर इज स्ट्रेट यस। तो यही हो गया मेरा काम खत्म। आई होप सो बेहतरीन अंदाज में आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि हुआ ये यहाँ पर, ये यहाँ पर हो गया, और अल्टीमेटली यहाँ पर मेरा जो है वो ये आइसोमर हो गया। अब दूसरा अगर मैं आपको ऑप्शन बताऊं, आपने एक रास्ता ये चुन लिया, अब आप रास्ता शुरू करिए। पहले PY डालिएगा, एक आइसोमर बनाइए, Br डालिए, फिर आप NH3 डालिए, आपको जो यहाँ पर दूसरा आइसोमर मिल जाएगा ना। जो तीसरा वाला है उसमें थोड़ा सा यहाँ पर इन लोगों ने जो करवाया है उसी के अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं। इन्होंने बोला कि आप PTCl4 लीजिए, वही 2 नेगेटिव, बट आप जो है वो पहले ही 2 पिरिडीन ऐड कर दीजिए। हमने कहा अच्छा जी कर देते हैं। चलो ये हमने 2 पिरिडीन ऐड करा, ये PY साहब, ये PY साहब, ये Cl साहब, ये Cl साहब आ गए। देन अल्टीमेटली NH3 डालिए। तो अब मुझे बताओ किसको हटाना पड़ेगा? ऑब्वियसली पिरिडीन के ट्रांस वाला बंदा हटा दूंगा मैं, बिल्कुल हटा दीजिए सर। तो यहाँ पर आपका ये NH3 आ गया, ये पिरिडीन आ गया, एंड देन अल्टीमेटली ये Cl। अब मुझे क्या ऐड करना है? मुझे Br ऐड करना है। तो अल्टीमेटली आप इसके ट्रांस वाला बंदा हटा दीजिए। आप ऑब्वियसली क्लोरीन को नहीं हटाऊंगा, क्योंकि अभी अभी नहीं, सॉरी क्लोरीन को ही हटाऊंगा, क्योंकि NH3 को तो हटाने से रहा। तो हो गया काम। यहाँ पर आ गया आपका, सॉरी PY का तो यार ट्रांसफेक्ट कम है ना। हाँ PY का Cl से कम है, सॉरी PY का Cl से कम है। तो Cl जो है वो इस PY को उड़ा देगा साहब। ये करी ना आपने बात, हाँ अच्छा हुआ, मुझे भावनाओं में बह रहा था ज्यादा ही में। तो यहाँ पर ये इसको उड़ा देगा PY, यहाँ पर ये NH3, यहाँ पर ये Cl, ठीक है। ये यहाँ पर हुआ। तो अब हम अगर हम देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमने देख ली है। देन एक इंपॉर्टेंट टेस्ट आता है जिसका नाम कुर्नागोव टेस्ट होता है। मेरे स्पेलिंग शायद में कुर्नागोव टेस्ट ऐसा कुछ नाम है इसका। ये यहाँ पर मतलब देख लेंगे जब PYQ वाली वीडियो करेंगे। बट इसमें क्या होता है यार, इसमें आपका ये रहता है हिसाब किताब कि हमारा जो मेजरली इस पर्टिकुलर लिगेंड के लिए आता है। वैसे तो ये आपका जो है वो PTA2Cl2 टाइप वाले के लिए होता है, मतलब जो लिगेंड्स आपके दो लिगेंड हो जिसमें बेसिकली स्क्वायर में ऐसे वाले टाइप के लिए होता है। यहाँ पर ये टेस्ट हमारे पास होता है। हम इसको जो है वो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम यूरिया, थायो यूरिया से
रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। और हमें ये देखना है कि आपके एट द एंड कितने मोल्स आपके बन रहे हैं, आपके कितने मोल्स, सॉरी आपके यूज हो रहे हैं एट द एंड, ये कितने मोल्स रिएक्ट करवाने हैं। तो मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है या दो टेस्ट ट्यूब है, एक में मेरे पास पड़ा है सिस्प्लेटिन, एक में मेरे पास पड़ा है ट्रांसप्लेटिन। मुझे पता लगाना है किसमें सिस है किसमें ट्रांस है, तो मैं दोनों में थायो यूरिया ऐड कर दूंगा। मैंने पहला मोल ऐड करा, ठीक है। एक केस में मान लेते हैं मैंने पहला मोल ऐड करा, कुछ रिएक्शन हो गई, दूसरा मोल ऐड करा, कुछ रिएक्शन हो गई। तो मान लेते हैं यहाँ पर अगर मैं इस पर्टिकुलर कंपाउंड के मुताबिक चलूं, यदि मैं इस पर्टिकुलर कंपाउंड के मुताबिक चलूं, तो बच्चा बच्चा बता देगा मुझे जो है वो सीएल का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है जी। हाँ सर बिल्कुल है। तो सीएल क्या करेगा, बताओ आप क्या करेगा सर? सीएल सिंपल जो है वो वही करेगा कि इसके ट्रांस पर जो है वो अटैक करवा देगा, इसको निकाल देगा, इसको निकाल देगा। तो आपके सामने यहाँ टीयू बचा, यहाँ टीयू बचा, यहाँ सीएल बचा, यहाँ सीएल बचा। अब मैंने कहा यार दो मोल और ले लो, तो अब आपको पता होना चाहिए कि थायो यूरिया का वायु काफी ज्यादा होता है। तो यहाँ पर भी आपका ये टीयू लग जाएगा, यहाँ पर भी टीयू लग जाएगा, यहाँ पर भी टीयू, यहाँ पर भी टीयू। तो ये आपका बन गया। तो यहाँ पर आपके चार चार मोल यूज हुए। अब यहाँ पर हमने देखा पहले मोल से रिएक्शन कराई, तो हमें एक चीज समझ में आ गई कि थायो यूरिया के, अगर मैं एक सबसे पहले ट्रांस इफेक्ट की बात करूं तो क्लोरीन मैच जीतेगा। हाँ, तो क्लोरीन को हटा के मैंने यहाँ पे टीयू लिखेगा, पूरा थायो यूरिया लगा दिया, ठीक है सर जी। अब मुझे बताओ क्या लगाऊं सर? अब आप शराफत के दायरे में यहाँ पर आप थायो यूरिया का को इज्जत देते हुए इसको निकाल दीजिए, और आपके सामने ये हिसाब किताब आ जाएगा। यहाँ थायो यूरिया आ गया, यहाँ थायो यूरिया। अब मुझे बताओ क्या अब मैं कुछ ट्रांस इफेक्ट लगा सकता हूँ कहीं पर? नो सर, अब आप कहीं नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर ही ये रिएक्शन रुक जाएगी। तो ये था हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें आनी चाहिए थी। अब हम बढ़ सकते हैं अपनी आगे थ्योरीज ऑफ ट्रांस इफेक्ट की तरफ, कि ये ट्रांस इफेक्ट हो कैसे रहा है यार, ये आ कैसे रहा है, हुआ क्या आखिर ऐसा कि ट्रांस इफेक्ट नाम की चीज आ गई। तो एक थ्योरी होती है बहुत प्यारी जिसका नाम है पोलराइजेशन थ्योरी। वो यार ये बोलती है इनिशियली जब हमारे चारों लिगेंड सेम होते हैं तो आपका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। हाँ, तो कोई पोलराइजेशन नहीं होती, कोई ट्रांसफेक्ट नहीं होता। आपको भी पता है इसमें कोई ट्रांसफेक्ट नहीं है। द मोमेंट आपने एक लिगेंड चेंज करा, पोलराइजेशन शुरू हो जाती है। सर ये पोलराइजेशन क्या है? तो यार हुआ ये, उन्होंने समझाया, उन पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने बेहतरीन तरीके से समझाया कि मान लो कोई भी एक मेटल है, उस पर कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा। हाँ सर, उसके चारों ओर कौन होंगे? उसके चारों ओर हमने बोला लिगेंड्स होंगे। मान लेते हैं ये एक लिगेंड, मान रहा हूं मैं ये दूसरा लिगेंड है, इसको क्योंकि मैं दूसरा लिगेंड मान रहा हूं, कोई डिफरेंस होगा इसमें कुछ ना कुछ। और ये मतलब ये इस टाइप का बना रहा हूं मैं, समझ गए? ये अब यार हुआ ये, यहाँ पर अगर मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, उसमें मुझे बदलाव आया। सर व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? अगर आप समझा दें तो अच्छा लगता है आपको। तो वो ये यार, ये और ये लिगेंड जो है वो सेम थे। तो इस साइड यहाँ पर लिगेंड की बात करूं, हमें क्या चाहिए? मुझे कोई बता सकता? सर यहाँ पर आपको नेगेटिव चार्ज चाहिए और यहाँ पर इसको पॉजिटिव चाहिए, सो दैट बॉन्ड प्यारा बन जाए, अच्छी इंटरेक्शन हो। सिमिलर चीज आप यहाँ पर भी चाहते हैं? हाँ सर, हम चाहते हैं कि सेम मैग्नीट्यूड से हो। अगर ये मैग्नीट्यूड जो चार्ज का यहाँ पर है और यहाँ पर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है, अगर वो चेंज हो जाए, इन दोनों में कुछ बदलाव हो जाए, तो क्या बॉन्ड स्ट्रेंथ डिफरेंस हो जाएगी? बस इतना बता दीजिए सर। बिल्कुल हो जाएगी। अगर यहाँ पर कुछ चार्ज इज ऑल अबाउट आपका जो इलेक्ट्रॉन, एंड इलेक्ट्रॉन इज ऑल अबाउट बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग का यहाँ हिसाब किताब है। तो अब हो क्या रहा है, इस वाले पर फोकस जरा रखिएगा। ये मेरा मेटल आ रहा है, ठीक है जी, और यहाँ पर मैं मान रहा हूं ये मेरा एक लिगेंड था। एक दूसरा लिगेंड आ गया जिसका नाम है, जिसका साइज बड़ा है, या पोलराइजेशन थ्योरी बोलती है कि हाई पोलराइजेशन पावर। अब पोलराइजेशन आपको याद कीजिए, फजांस रूल ने बोला था स्मॉल गेट आयन लार्ज एन आयन, बिग चार्ज ऑन बोथ। तो ये हमारे पास होना चाहिए। तो जनरली आपका जो है वो लार्ज एन आयन होता है। तो लार्ज एन आयन वो आदमी है जिसकी पोलराइजेशन काफी ज्यादा होती है, और उसकी अगर पोलराइजेशन ज्यादा हो तो वो क्या करेगा? आपका पोलराइज कर देगा। मतलब ये है कहने का कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। वेरएज यहाँ पर अगर पॉजिटिव आ गया, मजबूरन नेगेटिव पे यहाँ जाना पड़ेगा। जबकि लिगेंड ये क्या है सर? ये भी लिगेंड नेगेटिव है। तो यहाँ पर एक जो है वो लड़ाई तनाव पैदा होगा, जिसका नाम मैं बोलता हूँ रिपल्जन के नाम से, कि ये एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे, बिकॉज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। द मोमेंट ऐसा हुआ, और ऑब्वियसली यहाँ पर अट्रैक्शन ज्यादा हो रही है ड्यू टू हाई पोलराइजेशन पावर। अब रिपल्जन अगर बढ़ी तो आप सभी लोग बता सकते हैं बॉन्ड क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। बस यही यही बात हमारी पोलराइजेशन थ्योरी ने इतनी देर से बोली। ग्रीनबर्ग साहब ने ये थ्योरी दी, वो बताया काफी कुछ चीजें हमें बताई कि ट्रांसएबिलिटी जो है वो रिलेटेड होती है पोलराइजेबिलिटी। ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है ये डिस्टेबलाइज कर देता है। तो यार अच्छा, मैं अगर पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके जाऊं जो मैं बता नहीं पाया, कि यहाँ पर हो ये रहा है ट्रांस इफेक्ट का हिसाब किताब। इन लोगों ने बोला है कि दो रीजन से ट्रांस इफेक्ट जो है वो हो सकता है।
सर मतलब कहने का तो यार ये हिसाब किताब ये है कि आप देख सकते हैं रिएक्शन प्रोसीड करानी है आपको एट द एंड। हाँ सर रिएक्शन ही प्रोसीड करानी है, इट्स ऑल अबाउट प्रोसीडिंग द रिएक्शन। सर थोड़ा सा और डिटेल में बताएं तो यार हो ये रहा है कि अगर मुझे किसी तरह से रिएक्शन प्रोसीड करानी है, अगर मुझे किसी तरह से रिएक्शन प्रोसीड करानी है तो मैं कैसे कराऊंगा? सर बच्चा बच्चा बता देगा, वो तो आप जो है वो आपको पता है। सर आपने ग्राफ नहीं पढ़ा है वाला? बेटा पढ़ा है, मैंने तो पढ़ा है, क्या बात करो। ये वाला आपका ग्राफ आ गया, ये आपका ग्राफ होता है। अब ये वाले ग्राफ में कैन ऐसे कि ये मेरी एक्टिवेशन एनर्जी है। अगर मैं किसी तरह से एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दूं, क्या रिएक्शन फास्ट हो जाएगी? हाँ। क्या ट्रांस इफेक्ट की वजह से मैं रिएक्शन को फास्ट कर सकता हूँ? सर वही तो कर रहे हैं इतनी देर से। बिल्कुल यार, क्योंकि हम लेबाइलनेस बढ़ा रहे हैं, तो वही हम कर रहे हैं इतनी देर से। तो हुआ ये, हमें एक्टिवेशन एनर्जी किसी तरह से कम करनी है, और वो डिफरेंट जगहों पर ये बताया गया है कि उसके दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये कि आप रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ा दो। अच्छा जी, तो आप रिएक्टेंट की एनर्जी कुछ यहाँ पर पहुंचा दो, मैं इसको स्केल ऑन स्केल ले आऊं। आप रिएक्टेंट की एनर्जी कुछ यहाँ पर पहुंचा दो, और आपका जो हिसाब किताब चल रहा था उस हिसाब से कर दो। हमने कहा भाई बात तो सही है कि अब ये आप जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दो। दूसरी एक्सप्लेनेशन ये बोलती है कि आप एक्टिवेशन एनर्जी तो चलो रिएक्टेंट की नहीं बढ़ा पा रहा है, आप जो इंटरमीडिएट जो ट्रांजिशन स्टेट बनी है उसको किसी तरह से स्टेबल कर दो। हमने कहा यार ये भी बात सही है, अगर मैं इस साइड लेके जाऊं यहाँ पर दारोमदार सारा का सारा, तो जैसा कि आप सभी लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं, पहले मैंने क्या करा था, यहाँ एक्टिवेशन रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ा दी। दूसरा मैं कर रहा हूँ यहाँ पे आप इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दूं, तो बात तो काम ही की चलेगा। हाँ सर बात तो सही है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरी अब हो गई एक्टिवेशन एनर्जी दैट हैज अब डिक्रीज। तो दोनों ही केस में मेरी डिक्रीज हो रही है। एक केस में मुझे क्या करना है, ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबल करना है, तो मेरी एक्टिवेशन एनर्जी अल्टीमेटली कम। दूसरी स्टेट में मैंने रिएक्टेंट को अनस्टेबल कर दिया, उसको एनर्जी ज्यादा दे दी, तो भी मेरी एक्टिवेशन एनर्जी रिलेटिवली कम। ट्रांस इफेक्ट बहुत प्यारा होगा। ये दो इफेक्ट हैं हमारे पास जो हमें देखने। अब कोई मुझे बता सकता है पोलराइजेशन से हो क्या रहा है? सर अलग ही पता लग रहा है, पोलराइजेशन से हम रिएक्टेंट को अनस्टेबल करना है, बॉन्ड लेंथ पर फर्क आ रहा है, तो बस वो ये खत्म। आई होप सो आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर क्या हुआ, डिक्रीजेज एक्टिवेशन एनर्जी किसकी हो रही है यहाँ पर, इन बिटवीन द ग्राउंड स्टेट एंड ट्रांजिशन स्टेट। तो कैसे करी वो हमने यहाँ पर देख लिया। आई होप सो आप बेहतरीन अंदाज में इस चीज को समझ पाए होंगे क्या है ये असल में हमारा ट्रांस इफेक्ट। इसी बात पर चलते हैं हम दूसरी थ्योरी की तरफ जो हमारी बोलती है पाई बॉन्डिंग थ्योरी। अब ये जो पोलराइजेशन वाली थ्योरी थी ये सिर्फ काम करती है हमारे पास, जो ये हमारी पोलराइजेशन वाली थ्योरी थी ये काम करती है हमारे पास उन्हीं लोगों के लिए जो पोलराइजेशन शो करें काइंड ऑफ, या फिर मैं बोल सकता हूँ ये हमारे जो है वो जो हमारे सिग्मा डोनर है उनके लिए परफेक्टली वर्क करती है। जो हमारे लोअर एंड ऑफ ट्रांस इफेक्ट की तरफ है वहां पर ये बहुत प्यारा वर्क करती है। तो ये हमारा पोलराइजेशन वाला हिसाब किताब हो गया। वेयर एज ये पाई डोनर पर इतना अच्छा, पाई एक्सेप्टर वाले जो लोग थे उन पर बहुत बढ़िया काम नहीं कर पा रहा है, तो उसी के लिए पाई बॉन्डिंग थ्योरी है। तो ये है हमारी पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स के लिए। ये थ्योरी सिंपल सा ये बोलती है कि जिस भी हाई ट्रांस इफेक्ट जो है वो हम पाई बॉन्डिंग थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, और वो क्या रहा है, हमें अल्टीमेटली हम ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबल कर रहे हैं। तो ये मानती है कि हम ट्रांजिशन स्टेट को कुछ ना कुछ करके स्टेबल कर रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये आप देख लीजिए, पोलराइजेशन थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करती है ट्रांस इफेक्ट ऑफ द लिगेंड विच आर, आपका जो है वो यहाँ पर सिग्मा डोनर आना चाहिए था एंड ठीक है यहाँ पर आ सकते हैं, बट ये हमारी एक्सप्लेन नहीं कर पाती इन लोगों के बारे में। तो उन्हीं लोगों पर अभी हमारी चर्चा जो है वो इतनी देर से चल रही है। तो ये इतनी देर से नहीं मतलब इसे, जैसे ये हमारे पाई एक्सेप्टर लिगेंड का जो था, दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ पाई बॉन्डिंग थ्योरी। तो ये थ्योरी ये बोलती है कि वेकेंट पाई या वेकेंट पाई स्टार जो होता है लिगेंड का, वो एक्सेप्ट कर लेता है क्या इलेक्ट्रॉन। ये हमें याद है, आप बताओ मैंने कहाँ पढ़ा था? सर ये आपने सिनर्जिक बॉन्डिंग में पढ़ा था। बिल्कुल सही बेटा, अगर आप पहुंच गए इस तक तो मतलब बहुत बढ़िया जा रहे हो आप, कि यहाँ पर ये हमारा हिसाब किताब किसका होता है, ये हमारा सिनर्जिक इफेक्ट का होता है। तो ये हमारा जो हिसाब किताब होता है ये हमारा होता है सिनर्जिक इफेक्ट का। तो पाई एक्सेप्टर लिगेंड ने क्या करा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा किससे, फील्ड डी ऑर्बिटल से। यहाँ पर आप देख सकते हैं एमएल पाई बॉन्ड है, डी पाई वी पाई। तो ये अलग अलग तरीके की बता रहे हैं, ये हमारी जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन हिसाब किताब जो है वो अलग अलग तरीके से हमारे पास हमें देखने को मिला, कि कहीं पर जो है वो डी पाई पी पाई, कहीं पर डी पाई कहीं पर डी पाई और डी पाई स्टार। तो डी पाई आपको पता ही है हमारा जो है वो उस पर्टिकुलर मेटल का होगा, और क्योंकि डी हमारा ये मेटल का होगा, यहाँ पे मिली क्यों सारा का सारा ये मेटल का है। अब पी वाला जो होगा वो हमारा जो है वो लिगेंड का होगा, वो आपका एंटी बॉन्डिंग में भी हो सकता है, वो आपका बॉन्डिंग में भी हो सकता है। तो ये हमारा था। तो ये ही हमने जो है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बात करी गई, इससे रिलेटेड जो है वो डायग्राम्स आपके उसमें मौजूद हैं। तो ये कर क्या रही है एक्चुअल में, दिस इज सिंपली स्टेबिलाईजिंग द बीच वाली स्टेट, जिसको मैं ट्रांजिशन स्टेट बोलूंगा। तो अल्टीमेटली मेरी यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम हो जाती है। तो आप ये लिख सकते हैं जो मेरी 5 कोऑर्डिनेटेड, एक और चीज आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल वाली जो चीज है, 5 कोऑर्डिनेटेड ट्राइगोनल बाय पिरामिडल वाला जो इंटरमीडिएट है,
उसको मैं स्टेबल करता हूँ जैसा कि वो वहां पर मेंशन है। आई थिंक दिस एक्चुअली कंप्लीट्स आवर ट्रांस इफेक्ट। बेहतरीन अंदाज में बेहतरीन एग्जांपल्स के थ्रू देख लिया। रिएक्शंस आएंगे तो ट्रांस इफेक्ट की सीरीज आपको लगभग लगभग दिमाग में हो जाना चाहिए, कौन किससे आगे, थोड़ा थोड़ा रफ आइडिया होना चाहिए। जैसे कि आपको याद होगा ये पाई एक्सेप्टर वाले आ गए हैं, फिर PR3 को याद रख लिए, फिर आप याद रख लिए कि ये थायोयूरिया कहाँ पर आ रहा है, NO2 वगैरह आई नेगेटिव इन सबसे आगे आ रहा है। ऐसे रफ आइडिया आप रख लीजिए। NH3 और PY का रख लीजिए। आज जो जो करे हैं उनका तो आप एटलीस्ट रख लीजिए, अगर आप इन सभी का नहीं रख पा रहे हैं। ठीक है, तो यही हमारा आज का डिस्कशन था, या फिर मैं बोलूं मेन इस पर्टिकुलर यूनिट का था। आई डोंट थिंक अब हमने कुछ इसमें छोड़ा है। बेहतरीन तरीके से ट्रांसफेक्ट को डिटेल में कवर करा। आई होप आपको मजा जरूर आया होगा। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप सो मजा आया होगा, बेहतरीन एकदम लेक्चर लगा होगा। ट्रांस इफेक्ट का फील एकदम आपको आ गया होगा। जो भी कमी पेशी हुई हो जरूर बताइएगा। आने वाली वीडियोस में जरूर उनको जो PYQ वाली वीडियोस होगी बहुत डेप्थ में उन चीजों को करेंगे कवर, अच्छे तरीके से करेंगे। जो भी परेशानियां जरूर बताते रहिए, फीडबैक देते रहिए। अब जल्द से जल्द कोशिश रही है एट्रोसाइक्लिक को जल्द से जल्द लपेट के कैटालिसिस को करके अपना सिलसिला कर देंगे मुकम्मल। फिर जाएंगे PYQs पर बढ़िया तरीके से करेंगे और देखेंगे फिर जो भी होगा बढ़िया एग्जाम वगैरह आ जाएंगे। आपका सेकंड ईयर भी बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल हो जाएगा। पढ़ाई लिखाई होप आप कर रहे होंगे, माँ बाप के पैसे को आप वेस्ट नहीं कर रहे होंगे। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।